वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आई। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी संभव सीरीज में। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही है। स्पेक्ट्रम में हम एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं और स्पेक्ट्रम में हम 10वें चैप्टर तक पहुंच चुके हैं। आपने मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर कर लिया है और ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग पूरी मेहनत और लगन के साथ इस तैयारी में जुटे भी हुए हैं। आज के सेशन से हम 10वें चैप्टर की शुरुआत करेंगे, ना केवल 10th बल्कि हम 11th चैप्टर को भी इसके साथ ही पढ़ेंगे। तो जो आपका 10th चैप्टर है वो राष्ट्रवाद के उदय से संबंधित है, जबकि जो आपका 11वां चैप्टर है वो कांग्रेस की स्थापना और उसके उदारवादी चरण के बारे में बात करता है। चूंकि छोटे चैप्टर्स हैं तो हम दोनों को एक साथ कवर करेंगे और उसके बाद अगले चैप्टर में हम जो उग्रवादी चरण है उस पर बात करेंगे। उग्रवादी चरण थोड़ा सा समय आपका जरूर लेगा क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें होती हैं जो हमें चर्चा में लानी होती हैं, बट इन दोनों चैप्टर्स को हम यहां पर इकट्ठा करके कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। और आज के इस सेशन में हम जो शुरुआत करेंगे, देखिए हम बातचीत कर रहे हैं आधुनिक इतिहास के बारे में। आधुनिक इतिहास पर हमारी बातचीत चल रही है और आप लोग इस बात से पूरी तरीके से अवगत हैं कि हम लोगों के आधुनिक इतिहास की जो बातचीत है इसका आधार क्या है। इसका आधार है राजीव अहीर जी की ये किताब स्पेक्ट्रम, जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं। इस समय हम चैप्टर 10 यानी कि अध्याय 10 के साथ बातचीत की अपनी शुरुआत करेंगे। तो अध्याय 10 ये हमारी विषय वस्तु होगी। अध्याय 10 पर हमारी बातचीत होगी और चूंकि अध्याय 10 पर हमारी बातचीत होगी तो हमें बातचीत करनी है आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास के कारणों के ऊपर। तो देखिए आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास के कारणों के ऊपर मैं बेशक बातचीत करूंगा, लेकिन वैसे ये बात मैं आपको बता दूं स्पेक्ट्रम का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन मेरे मन में ऐसा विचार है कि यदि मैं राष्ट्रवाद के विकास के कारकों के बारे में बातचीत करना चाहता हूं तो पहले मुझे राष्ट्र और राष्ट्रवाद जैसी जो आधारभूत अवधारणा है उसके बारे में कुछ मूलभूत बातों के बारे में आपको जरूर बताना चाहिए। तो उन मूलभूत बातों को पहले मैं बताता हूं और फिर मैं राष्ट्रवाद के विकास के कारकों के ऊपर बात करता हूं। और इन कारकों के ऊपर बात करने के बाद हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले जो बने राजनीतिक संगठन थे उनके बारे में बात करूंगा और फिर हम लोग जो कांग्रेस की विचारधारा का उद्भव होता है उस पर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रवाद जैसी अवधारणा के बारे में बातचीत करूंगा। तो आपकी जो मूल विषय वस्तु है वो है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद चूंकि यहां पर इस शब्द के अंत में वाद लगा है, अगर किसी भी शब्द के अंत में वाद लगा होता है तो इससे हमें एकदम स्पष्ट हो जाता है कि कोई सिद्धांत है, कोई अवधारणा है। तो राष्ट्रवाद एक अवधारणा है और राष्ट्रवाद एक भावना भी है। तो इसे आप दोनों रूपों में देखते हैं, आप इसे दोनों रूपों में देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो आप इसे ऐसे देखते हैं कि राष्ट्रवाद एक ऐसी धारणा है, राष्ट्रवाद एक ऐसी धारणा है, एक ऐसी अवधारणा है जो आपको जो आपको आपके राष्ट्र के प्रति आपके राष्ट्र के प्रति प्रेम 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 निष्ठा व समर्पण के लिए प्रेरित करती है। वह समर्पण के लिए प्रेरित करती है। समर्पण के लिए प्रेरित करती है, के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। चलिए ये बात तो एकदम स्पष्ट हो गई कि ये है राष्ट्रवाद की एक मूलभूत अवधारणा। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी अवधारणा है जो आपको आपके राष्ट्र के प्रति प्रेम निष्ठा व समर्पण के लिए प्रेरित करती है। अब यहां पर एक भाव निकल के आता है और एक शब्द निकल कर आता है, वो है राष्ट्र। राष्ट्र के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रवाद केवल एक धारणा नहीं है, एक अवधारणा या एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि राष्ट्रवाद एक भावना भी है जो हम सभी के मन में होती है, ठीक है। तो हमने क्या जाना कि राष्ट्रवाद एक भावना है। राष्ट्रवाद क्या है? एक भावना है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है
राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो राष्ट्र के प्रति सर्वोच्च बलिदान के लिए उत्साहित करती है, मतलब यहां पर मैंने आपको दो बातें बताई। अब यहां पर अगर आप ध्यान दें तो आप दो आधारों पर इस चीज को समझ पा रहे हैं। एक तो राष्ट्रवाद एक अवधारणा है और दूसरा राष्ट्रवाद एक भावना है। एक अवधारणा के तौर पर यह आपको राष्ट्र के प्रति निष्ठा, प्रेम व समर्पण के लिए प्रेरित करती है और दूसरा यह आपको यह स्पष्ट करती है कि जो राष्ट्र आपका है उसके लिए आप सर्वोच्च बलिदान देने के लिए प्रेरित रहें और उसके लिए सदैव तैयार रहें ताकि आप अपने राष्ट्र की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकें। अगर राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना या अवधारणा के रूप में विकसित होती है तो एक प्रश्न जो हमारे मन में मूलभूत तौर पर आता है वो यह है कि राष्ट्र वास्तव में क्या है जिसके लिए हम बात कर रहे हैं। जैसे यहां पर भी मैंने कहा कि राष्ट्र के प्रति प्रेम, निष्ठा व समर्पण है, ये राष्ट्र के प्रति सर्वोच्च बलिदान है। तो वास्तव में ये राष्ट्र क्या है हमें ये भी समझना होगा। तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि ये राष्ट्र क्या है। अगर मैं यहां पर बातचीत करूं कि आखिर ये राष्ट्र क्या है तो मैं आपको बता दूं राष्ट्र एक ऐसा समूह है, एक ऐसा जन समूह है, राष्ट्र एक ऐसा जन समूह है, राष्ट्र एक ऐसा जन समूह है जिसमें लोग किसी एक धागे से जुड़े होते हैं, जिसमें लोग एक धागे से जुड़े होते हैं। जिसमें लोग एक धागे से जुड़े होते हैं। अब वो धागा जो राष्ट्र में लोगों को जोड़ता है वो किस चीज का हो सकता है? वो हो सकता है धर्म का, वो हो सकता है जातीयता का, वो हो सकता है भाषा का, वो हो सकता है संस्कृति का, वो हो सकता है परंपरा का अथवा इतिहास का। तो कोई भी ऐसी चीज जो आपको आपस में जोड़ दे तो आप एक राष्ट्र बन जाते हैं। जैसे कि जर्मन बोलने वाले सभी लोगों ने मिलकर जर्मनी नाम का राष्ट्र बनाया तो जर्मनी एक राष्ट्र है। इटालियन यानी कि इटालियन भाषा बोलने वाले लोगों ने इटली बनाया। इस्लाम को फॉलो करने वाले लोगों ने पाकिस्तान बनाया। इस प्रकार से वो सभी लोग किसी एक उभय बिंदु से जुड़ गए। तो उभय बिंदु क्या रहा? जैसे कि जर्मन भाषा, इटालियन भाषा या फिर इस्लाम धर्म, ये क्या रहा? ये रहा एक उभय बिंदु। तो ये एक उभय बिंदु से जुड़ गए और जब ये एक उभय बिंदु से जुड़े तो राष्ट्र का निर्माण हुआ। ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्र राज्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। स्पष्ट रूप से मैं आपको बताऊं कि जैसे जर्मन बोलने वाले सभी लोगों ने जर्मनी का निर्माण किया तो जर्मनी एक राष्ट्र राज्य है, मतलब कि वो राज्य भी है और वो राष्ट्र भी है, दोनों एक है। लेकिन अगर मैं मध्य एशिया में रहने वाले कुर्दों की बात करूं तो कुर्द जो आपस में एक एथनिक बॉन्ड शेयर करते हैं वो आपस में एक राष्ट्र तो हैं, क्योंकि वो सभी एक अपनी संस्कृति से, अपनी कुर्द संस्कृति से जुड़ते हैं तो वो एक राष्ट्र की तरह तो कार्य करते हैं लेकिन वो राज्य नहीं है। मतलब कुर्द राष्ट्र हैं लेकिन राज्य नहीं है। बिल्कुल उसी प्रकार से जो जर्मनी के लोग हैं वो राष्ट्र भी हैं और राज्य भी हैं। यदि आप भारत की बात करें तो भारत राज्य तो है, राष्ट्र नहीं है। भारत राष्ट्र नहीं है। भारत राष्ट्र क्यों नहीं है?
क्योंकि भारत में कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जो हमें आपस में जोड़ती हो। यहां पर विभिन्न धर्म हैं, परंपराएं हैं, संस्कृतियां हैं, यहां तक कि हमारा इतिहास तक उभय नहीं है। इसका अर्थ यह है, जहां मुस्लिम समुदाय के लोग खुद को मध्यकालीन इतिहास से जोड़ते हैं, वहीं हिंदू समुदाय के लोग खुद को प्राचीन कालीन इतिहास के साथ जोड़ते हैं। क्योंकि देखिए, इस्लाम का तो प्राचीन भारत में उदय ही नहीं हुआ था, और उनका जो संपर्क था वो भी अगर आप देखें तो 7वीं शताब्दी में इस्लाम का उदय होता है, और उसके बाद वो भारत के संपर्क में आते हैं। मूल रूप से उनकी सत्ता की स्थापना भारत में 12वीं या 13वीं शताब्दी में पूर्ण रूप से होती है, तो 12वीं शताब्दी में उनका विकास यहाँ पर हो रहा है। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि इतिहास भी हमारा सामान्य नहीं है। चूंकि भारत में कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जो हमें आपस में जोड़ती हो, तो हम भारत को राष्ट्र राज्य ना कहकर राष्ट्रों का राज्य कहते हैं, क्योंकि यहां पर कई सारे राष्ट्र समावेशित होते हैं। जैसे गुजराती बोलने वाले लोग अपने आप में एक राष्ट्र हैं, बंगाली बोलने वाले लोग अपने आप में एक राष्ट्र हैं, तमिल भाषी लोग अपने आप में एक राष्ट्र हैं, हिंदू अपने आप में एक राष्ट्र हैं, इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग अपने आप में एक राष्ट्र हैं, और सिख धर्म को फॉलो करने वाले लोग भी एक अपने आप में एक राष्ट्र हैं। और ये सभी राष्ट्र मिलकर भारत को एक राष्ट्रों का राज्य बनाते हैं, और यही भारत की एकता में अखंडता, मतलब अलग अलग आप देखें तो अखंडता भारत में बहुत सारी है, लेकिन उसमें भी हमने एकता को स्थापित किया हुआ है। मैं कहूंगा अखंडता में एकता, एकता में अखंडता नहीं, अखंडता में एकता के आधार को निर्धारित करते हैं। अब एक मन में सवाल आता है, यदि भारत राष्ट्र ही नहीं है तो भारत में राष्ट्रीयता का आधार क्या है? यदि भारत राष्ट्र नहीं है तो भारत में राष्ट्रीयता का आधार क्या है? भौगोलिक राष्ट्रवाद। भौगोलिक राष्ट्रवाद का मतलब यह होता है कि हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक के क्षेत्र में रहने वाले लोग खुद को एक ही मानते हैं, और इस प्रकार से जो राष्ट्रवादी भावना उद्वेलित होती है उसे हम भौगोलिक राष्ट्रवाद कहते हैं। फिर यहां पर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का भी जिक्र होता है, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय और स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हम अपनी सांस्कृतिक परंपरा की वजह से आपस में जुड़ जाते हैं। फिर राजनीतिक राष्ट्रवाद की भी बात की जाती है। राजनीतिक राष्ट्रवाद से हमारा तात्पर्य इस बारे में है कि पूरे देश के लिए एक ही संविधान है। हम अमेरिका जैसी संघीय व्यवस्था को फॉलो नहीं करते हैं जहां पर प्रत्येक राज्य के पास अपना खुद का संविधान हो, बल्कि हम यहां पर एक ऐसी राजकीय व्यवस्था का पालन करते हैं जिसमें एक ही संविधान पूरे देश की शासन व्यवस्था को संचालित करता है। चूंकि हम एक ही संविधान से संचालित होते हैं तो यह हमें राजनीतिक एकता को प्रदान करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत में राजनीतिक राष्ट्रवाद है, भौगोलिक राष्ट्रवाद है, वह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। भले ही हम राष्ट्रवाद की परंपरागत धारणा को ना पूर्ण करते हों, लेकिन जो आधुनिक धारणाएं हैं राष्ट्रवाद की वो भारत में जरूर से संचयित होती हैं। इसके अतिरिक्त आप यदि बात करें तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्र की अवधारणा आधुनिक परिप्रेक्ष्य में शुरू होती है वेस्टफेलिया की संधि के साथ। वेस्टफेलिया की संधि जो 1648 में हस्ताक्षरित होती है, और ये वेस्टफेलिया की जो संधि 1648 में हस्ताक्षरित होती है, इसमें यूरोपीय देशों ने आपस में मिलकर यह समझौता किया कि वो चर्च की प्रभुता को चैलेंज करेंगे, और जो चर्च है उसके ऊपर राज्यों की अधिकारिता को स्थापित किया जाएगा, यानी कि जो राज्य होंगे वो ज्यादा प्रभुत्वपूर्ण होंगे। इस प्रकार संप्रभुतापूर्ण राष्ट्रों का उदय हुआ वेस्टफेलिया की संधि के उपरांत। तो वेस्टफेलिया की संधि के उपरांत जो प्रभुतापूर्ण राज्यों का उदय हुआ, उसमें यदि आप स्पष्टतया देखें तो जो एक राज्य था उसे एक भौगोलिक इकाई के तौर पर देखा जाता था। राष्ट्र को, राष्ट्र एक भौगोलिक इकाई के तौर पर देखा जाता था। राष्ट्र की जो वर्तमान अवधारणा है, जहां पर हम राष्ट्र को एक भौगोलिक इकाई के तौर पर नहीं, वरन उस एक भौगोलिक इकाई में रहने वाले लोगों के समूह के तौर पर देखते हैं। जैसे कि जब डिक्लेरेशन ऑफ मैन एंड सिटीजन साइन किया जाता है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, तो वहां पर राष्ट्र को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है, और उस संधि के दौरान जो परिभाषा प्राप्त होती है हमें, वह क्या है? वो ये कहता है, डिक्लेरेशन ऑफ मैन एंड सिटीजन में जो फ्रांसीसी क्रांति है वो क्या कहती है? वो यही कहती है कि राष्ट्र का तात्पर्य किसी भौगोलिक इकाई से नहीं है, बल्कि राष्ट्र किसी भी भौगोलिक इकाई में रहने वाले, किसी भी भौगोलिक इकाई में रहने वाले लोगों का एक समूह होता है। कई बार मैं कैमरे में नहीं देख रहा होता हूं, बल्कि उसके पड़ोस में लगी एक स्क्रीन में देख रहा होता हूं, जिसमें मैं खुद दिख रहा होता हूं। चूंकि मैं खुद को बहुत ही खूबसूरत लगता हूं, तो मेरा ध्यान कैमरे से ज़्यादा उस स्क्रीन पर होता है। खैर, मूलतः मैं ये भी देख पाता हूं कि मैं बोर्ड के फ्रेम में हूं या फिर नहीं हूं, और बोर्ड पर मैंने जो कुछ भी लिखा है वो आप लोगों को स्पष्टतया दिख रहा है या नहीं। इसीलिए मेरा ध्यान कैमरे से ज़्यादा उस स्क्रीन पर रहता है, जहाँ पर मैं इस पूरे बोर्ड की स्क्रीन को देख पाता हूँ। ठीक है, तो खैर, आपको ऐसा लगे कि मैं कहीं और देख रहा हूं, नहीं, मैं आपको ही देख रहा हूं। हाँ, आपको देख रहा हूं मैं। ठीक है, तो चलिए, मैंने आपको बताया कि राष्ट्र की जो अवधारणा है वो क्या है।
चूंकि मैं राष्ट्रवाद के उदय के कारकों के बारे में बात करने वाला हूं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना राष्ट्रवाद के उदय के कारकों के पहले मैं राष्ट्र के बारे में बताऊं, राष्ट्रवाद के बारे में बताऊं। तो राष्ट्र की अवधारणा जो है वो लोगों के समूह के बीच में होती है। अब देखिए, राष्ट्र की अवधारणा का आधार क्या है कि हम अपने लोगों के साथ जुड़ते हैं और ये मानते हैं कि हम सभी एक हैं। तो राष्ट्र की अवधारणा का विकास कैसे होता है कि भारत में रहने वाले सभी लोग इस बात को स्वीकार करें कि वो सभी भारतवासी हैं और वो सभी एक ही हैं, और जो सत्ता भारत में स्थापित की गई है अंग्रेजों के द्वारा, वो एक वाह्य सत्ता है। तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊं कि आरंभिक दौर में भारत में राष्ट्रवाद की ऐसी कोई धारणा नहीं थी। हाँ, देशभक्ति की धारणा हमेशा से भारत में रही है। मतलब भारत एक राष्ट्र है जो कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ये राष्ट्रभक्ति की जो धारणा है, देशभक्ति की जो धारणा है, ये तो काफी पुरानी है। ये तो आपको प्राचीन भारत से ही मिलेगी। लेकिन राष्ट्रवाद की धारणा काफी आधुनिक धारणा है और भारत में इसका हमेशा से अभाव देखा गया। इसका अभाव कुछ इस तरीके से देखा गया कि बंगाल में रहने वाला व्यक्ति कभी यह नहीं समझता था कि भारत उसका देश है। वो बंगाल को अपना राष्ट्र मानता था। वो खुद को अवध के लोगों से अलग मानता था, हैदराबाद के लोगों से अलग मानता था, मैसूर के लोगों से अलग मानता था। उसके लिए मैसूर वैसे ही था जैसे कि अंग्रेज। वो मैसूर के साथ लड़े या संधि करे या फिर अंग्रेजों के साथ लड़े या संधि करे, वो उनमें कोई विभेद नहीं कर पाता था। वो ये नहीं समझ पाता था कि मैसूर भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है, जबकि अंग्रेज किसी दूसरे द्वीप से आए हुए हैं जो कि यहां से 7 समुद्रों की दूरी पर है। उसके मन में ऐसी धारणा नहीं थी। ऐसी धारणा का विकास यदि आप देखें तो 19वीं शताब्दी के आरंभ में होता है। स्पष्टतया कहूं तो सन 1800 के बाद। सन 1800 के बाद भारत में राष्ट्रीयता की धारणा विकसित होती है। लेकिन मैं उसे छद्म राष्ट्रवाद कहूंगा। मतलब मैं उसे पूर्ण राष्ट्रवाद नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि वहां पर भी राष्ट्रीयता की धारणा पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती है। जब मैं कहता हूं छद्म राष्ट्रवाद, तो मेरा क्या तात्पर्य है? छद्म राष्ट्रवाद से मेरा तात्पर्य इस दिशा में है कि उस समय लोगों के मन में आंतरिक शक्ति और बाह्य शक्ति, ये विभेद तो आ गया था। मतलब ये मेरा राजा है और ये ब्रिटेन से आए हुए पराये लोग हैं, ये धारणा तो मन में विकसित हो गई थी। लेकिन हम सभी लोग एक ही हैं, इस धारणा का विकास तो यदि आप स्पष्टतया देखें तो 1857 की क्रांति के बाद ही हो पाता है। ठीक है, या 19वीं शताब्दी के मध्य के उपरांत ही आपको राष्ट्रवाद की आधुनिक अवधारणा भारत में विकसित होती हुई दिखेगी। खैर, भारत में जब राष्ट्रवाद का विकास हुआ तो उस राष्ट्रवाद के विकास के पीछे कौन से कारक या फिर कारण जिम्मेदार थे, हमें उस बारे में भी विस्तार से चर्चा करनी चाहिए। हमें उस बारे में भी विस्तार से चर्चा करनी चाहिए। तो राष्ट्रवाद के बारे में ये तो मूलभूत बातें हमने कर ली। अब मैं बात करूंगा राष्ट्रवाद के विकास के कारकों के बारे में। राष्ट्रवाद के विकास के कारक। राष्ट्रवाद की विकास की कारक। राष्ट्रवाद के विकास के कारक। तो कारक तत्व क्या रहे? राष्ट्रवाद का विकास क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके कारक तत्व क्या रहे? यदि हम उस पर बातचीत करें तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको लगभग ऐसे 12 कारणों के बारे में बताने वाला हूं। तो निश्चित तौर पर मैं उन्हें एक पेज में नहीं बता पाऊंगा, बल्कि उसके लिए मुझे कई सारे अन्य जो पेजेस हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं वैसा ही करूंगा, ऐसे मेरे लिए कोई चिंता की बात है नहीं। तो मैं निश्चित तौर पर ऐसा कर सकता हूं। ठीक है, तो चलिए मैं यहां कारकों की बात करता हूं। ठीक है, ठीक है, चलिए तो अब हम यहां कारकों के ऊपर बातचीत कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि जो फ्रांसीसी क्रांति है वो राष्ट्रवाद के विकास का आधार तय करती है। फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति के जो आदर्श थे, फ्रांसीसी क्रांति के जो आदर्श थे वो क्या थे? फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श थे स्वतंत्रता, समानता व भ्रातृत्व।
स्वतंत्रता, समानता व भ्रातृत्व। स्वतंत्रता, समानता व भ्रातृत्व, ये आदर्श जब भारत में पहुंचते हैं तो भारत में ये जो विकास है राष्ट्रवाद का वो करते हैं। इसके अतिरिक्त भारत में जो आप देखते हैं कि विकास होता है अलग अलग प्रकार के भारतीय पुनर्जागरण, भारतीय पुनर्जागरण, भारतीय पुनर्जागरण, भारतीय पुनर्जागरण जो कि तर्कवाद, मानववाद, तर्कवाद, मानववाद, धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता व सौहार्दवाद को बढ़ावा देता है, सौहार्दवाद को बढ़ावा देता है। तो ये जो भारतीय पुनर्जागरण है वो भी भारतीय राष्ट्रवाद का आधार बनता है। इसके अतिरिक्त जो अंग्रेजों की सत्ता की भारत में उपस्थिति थी, अंग्रेजी सत्ता की भारत में उपस्थिति, अंग्रेजी सत्ता की भारत में उपस्थिति, अंग्रेजी सत्ता की भारत में उपस्थिति, उपस्थिति व पाश्चात्य शिक्षा का, पाश्चात्य शिक्षा व विचारों का विस्तार, पाश्चात्य शिक्षा व विचारों का विस्तार। तो पाश्चात्य शिक्षा व विचारों का जो यहां पर विस्तार हो रहा है वह भी इसका आधार बनता है, प्लस ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट पॉलिसी। ठीक है, अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति, अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति, जो अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति रही, अंग्रेजों की जो विस्तारवादी नीति रही क्षेत्रीय क्षेत्रों के ऊपर कब्जा, लिखिएगा सीधा, क्षेत्रों के ऊपर कब्जा, कब्जा व आर्थिक शोषण, व आर्थिक शोषण। इससे क्या होता है, भारतीयों में असंतोष, इससे भारतीयों में असंतोष का जन्म होता है। भारतीयों में असंतोष का जन्म होता है और जो ये असंतोष का जन्म होता है ये भारत में राष्ट्रवाद का आधार उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये कई तरीके के कारण हैं जो भारत में राष्ट्रवाद का आधार तैयार कर रहे हैं। ये तो मैंने आपको 4 कारण बताए, मैं आपको कुछ और कारण भी बताता हूं। यदि मैं कुछ और कारणों पर चर्चा करूं तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर जो पाश्चात्य शिक्षा है उसका भारत में विकास होता है। ठीक है, पाश्चात्य शिक्षा का भारत में विकास, पाश्चात्य शिक्षा का भारत में विकास। और इससे क्या होता है, नवीन विचार, नवीन विचारों का भारतीय संपर्क, नवीन विचार भारतीयों के संपर्क में आते हैं। ठीक है, बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग का उदय,
बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग का उदय होता है। बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग का उदय होता है, जैसे कि डॉक्टर, चिकित्सक कह सकते हो आप, वकील इत्यादि। तो इस प्रकार के वर्ग का उदय होता है। इसके अतिरिक्त क्या होता है कि प्रेस और एजुकेशन का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, प्रेस व शिक्षा का विस्तार, प्रेस व शिक्षा का विस्तार होता है। यदि आप प्रेस व शिक्षा के विस्तार की बात करेंगे तो इसके स्पष्ट आप क्या पाएंगे? आप ये पाते हैं कि 1977 तक, 1877 लिखिए, 1977 नहीं, 1877 तक 169 169 न्यूज़पेपर्स जो हैं, 169 समाचार पत्र देशज भाषाओं में, देशज भाषाओं में प्रकाशित हो रहे हैं, देशज भाषाओं में प्रकाशित हो रहे हैं। अब आपके मन में एक बड़ा ही स्पष्ट सवाल आना चाहिए, और वो स्पष्ट सवाल क्या है? वो स्पष्ट सवाल ये है कि ये क्या अजीब सा डेटा दे रहे हैं सर आप? 1877, 1870 कर दीजिए, 75 कर दीजिए, अरे 80 कर दीजिए, ये 77 क्या होता है? ये क्या बात हुई? 1877 तक 169 समाचार पत्र देशज भाषाओं में प्रकाशित होते थे। ये थोड़ा अजीब नहीं है? हाँ जी, अजीब है। तो हवाई 1877, हम 70, 75 या 80 की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जो जानते हैं वो समझते हैं। 1878 में, 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया है, और 1878 में जब लॉर्ड लिटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आता है तो क्षेत्रीय भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्रों के प्रकाशन पर रोक लगा दी जाती है। इसीलिए जो डेटा मैंने लिया है वो उसके एक साल पहले यानी कि 1877 का लिया है, क्योंकि इसके एक साल के बाद तो जो देशज भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र हैं उनके ऊपर रोक लगा दी जाएगी। इसीलिए मैंने इस डेटा का इस्तेमाल किया है। यहां पर हम देखते हैं कि इंग्लिश जो है वो काफी पॉपुलर लैंग्वेज बनती चली जा रही है। ठीक है, इंग्लिश काफी पॉपुलर लैंग्वेज बनती चली जा रही है। अब यहां पर हम देखते हैं कि भारतीय इतिहास व संस्कृति, भारतीय व इतिहास व संस्कृति की प्राचीनता पर जोर, की प्राचीनता पर जोर। तो भारतीय इतिहास व संस्कृति की प्राचीनता पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है, फिर वहां पर आर्यों के हमले के सिद्धांत को समर्थन, के सिद्धांत को समर्थन। कई सारे ऐसे इतिहासकार हैं जिसमें रॉस, विलियम्स, इनका नाम आता है। आरजी भंडारकर भी हैं जिनका नाम लिया जा सकता है, जो इस प्रकार के आर्यन इन्वेजन थियरी को समर्थन दे रहे हैं। अब इस सिद्धांत के समर्थन का तात्पर्य क्या है? देखो यहां पर कौन से लोग हैं जो इस बारे में बात कर रहे हैं? मैक्स मूलर हैं, मॉर्नियर विलियम्स हैं और आरजी भंडारकर हैं। ठीक है, मैक्स मूलर, मैक्स मूलर, मॉर्नियर विलियम्स, मॉर्नियर विलियम्स व मॉर्नियर विलियम्स व आरजी भंडारकर, आरजी भंडारकर
इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं। इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं कि भारत में आर्यों का हमला हुआ। समर्थन। वहीं स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती जैसे जो विचारक हैं वो इस बारे में जोर दे रहे हैं कि भारतीय संस्कृति व परंपरा कितनी अधिक उन्नत रही है प्राचीन इतिहास में। और आज हमें यह बताया जा रहा है कि जो पाश्चात्य सभ्यता है वो भारतीय सभ्यता से अधिक उन्नत है। हम इस बात को कैसे स्वीकार करें, ये भी तो बड़ी समस्या है ना कि हम इसे स्वीकार कैसे करें। अब यहां पर देखिए एक बात और भी स्पष्ट होती है कि आरजी भंडारकर, मैक्स मुलर या मॉर्नर विलियम्स जैसे जो विचारक हैं, यदि वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि भारत में आर्यों का हमला हुआ, आज आप देखते हैं कि आर्यों के आगमन या आर्यों के हमले, ठीक है, आर्यन माइग्रेशन या आर्यन इन्वेजन, दो बातें होती हैं कि आर्य यहां पर हमला करके आए या फिर आर्य धीमे धीमे यहां पर बिना हमला किए आए और बस गए। तो दोनों बातें हैं, आर्यन इन्वेजन और आर्यन माइग्रेशन। जो भी हुआ हो, आर्यन इन्वेजन हुआ हो, आर्यन माइग्रेशन हुआ हो, आर्य यहां पर हमला करके आए हों, आर्य यहां पर मध्य एशिया से माइग्रेट करके आए हों, धीमे धीमे स्थानांतरित होकर आए हों, ये बात चाहे जो भी रही हो, आज इस बात के ऊपर पर्याप्त विभेद किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता के लोग ही बाद में जो भारतीय जो जन समूह है उत्तर भारत में, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही लोग हैं, कभी कोई आर्य भारत में नहीं आए थे। इस बारे में कई तरीके की बातें की जाती हैं, बट आप समझो कि इस बात को लेकर आज काफी डिस्प्यूट्स होते हैं कि आर्य भारत में आए थे अथवा नहीं आए थे। ठीक है, मतलब उत्तर भारत में रहने वाले लोग भारत के मूल निवासी नहीं है, बल्कि मध्य एशिया से आए हुए लोग हैं, जबकि उत्तर भारत से आने वाले जो लोग हैं उन्होंने, जो भारत के मूल निवासी थे, उन्हें दक्षिण भारत की ओर ढकेला और वो द्रविडियंस थे, यानी कि द्रविड़ लोग थे जो आज दक्षिण भारत में रहते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि भील जैसी जनजातियां भारत की मूल निवासी थी, वास्तव में तो द्रविड़ भी बाहर से ही आए हुए लोग थे। कई तरीके की बातें हैं, अब कौन सी बात सही है कौन सी गलत है उसके चक्कर में पड़ते नहीं है। अब ये इस चक्कर में पड़ते हैं कि यदि हम ये कहते हैं कि भारत में आर्यों का आगमन हुआ तो ये भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का कारण कैसे बना, ये महत्वपूर्ण बात है। उदय का कारण ऐसे बना कि आर्यों का हमला हुआ नहीं हुआ दूसरी बात है। यदि आर्यों का हमला हुआ तो यह एक बात तय करता है कि मध्य एशिया से आने वाली एक जनजाति, उसकी एक विंग, उसकी एक शाखा भारत में आई और उसी की एक शाखा यूरोप में गई। तो जो शाखा यूरोप में गई वहां पर जो लोग बसे वो वहां के ठंडे और शीतल पर्यावरण की वजह से गोरे हो गए, और भारत में जो गर्म जलवायु है उसकी वजह से भारत में आने वाले जो आर्य हैं वो थोड़े से बेचारे काले हो गए, ब्राउन मुंडे हो गए। तो भारत में रहने वाले जो लोग हैं वो ब्राउन मुंडे हो गए और यूरोप में रहने वाले लोग जो हैं वो गोरे गोरे लोग हो गए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो लोग गोरे हो गए जस्ट बिकॉज उनका क्लाइमेट ठंडा था तो वो ये ब्राउन मुंडे लोगों से ज्यादा सुपीरियर हो गए। भाई हो तो तुम वही ना, तुम भी मध्य एशिया से आए थे, हम भी मध्य एशिया से आए थे। किस बात का व्हाइट मैन्स बर्डन थियरी भाई, किस बात का ओरिएंटलिज्म, किस बात का प्राच्यवाद। आप कैसे कहोगे कि आप हमसे सुपीरियर हैं, उत्कृष्ट हैं, और आप भारतीय जनमानस को सभ्यता सिखाने आए हैं? आप ये बात कैसे बोलेंगे यदि आप भी आ रहे हैं और हम भी आ रहे हैं? तो ये बात बड़ी स्पष्ट हो जाती है ना कि सब फालतू की बातें हैं, इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो इन चीजों ने हमारे आत्मसम्मान का विस्तार किया और हमारे मन में जो निम्नता की भावना थी, न्यूनता की भावना थी, उसे दूर किया। निम्नता अथवा न्यूनता की भावना को दूर किया। इस प्रकार से भारत में राष्ट्रवाद का संचार हुआ। इस प्रकार से भारत में राष्ट्रवाद का संचार हुआ। अब इसके अतिरिक्त देखिए, उन्होंने अंग्रेजों में प्रशासनिक, राजनीतिक और आर्थिक एकता की स्थापना की। अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक, प्रशासनिक, व आर्थिक एकता की स्थापना की। अंग्रेजों ने भारत में जो एकीकृत राज्य स्थापित किया
वो अभी तक का सबसे बड़ा एकीकृत राज्य था। इतना बड़ा राज्य ना तो कभी भारत में मौर्यों ने स्थापित किया, न गुप्त राजाओं ने, और ना ही मुगलों ने। अंग्रेजों का जो भारतीय साम्राज्य था वो अभी तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य था, जिसमें बर्मा भी शामिल होता था। 1935 तक जो वर्तमान का म्यांमार है वो भारतीय राज्य का ही हिस्सा हुआ करता था। इस प्रकार ये अभी तक का सबसे बड़ा साम्राज्य यहां पर स्थापित करते हैं। तो हमने देखा कि इतना विस्तृत साम्राज्य, इतना विस्तृत साम्राज्य न तो मौर्य, गुप्त, न ही मुगल स्थापित कर पाए, न ही मुगल स्थापित कर पाए। तो इतना बड़ा साम्राज्य तो कोई स्थापित कर ही नहीं पाया। इतना बड़ा साम्राज्य तो कोई स्थापित ही नहीं कर पाया ना। तो इतना बड़ा साम्राज्य कोई स्थापित नहीं कर पाया है। हम देखते हैं कि उन्होंने एकीकृत एकीकृत न्याय, पुलिस व कर व्यवस्था को स्थापित किया। वो कर व्यवस्था को स्थापित किया। कर व्यवस्था को स्थापित किया। तो जो एकीकृत व्यवस्था यहां पर स्थापित की गई, उस एकीकृत व्यवस्था ने भारत में एकता का संचार किया और इसी एकता के फलस्वरूप भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इसी एकता के फलस्वरूप भारत में राष्ट्रवाद का उदय होता है। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए, अब यहां पर आप ये भी देखिए, हां, कुछ और अन्य कारणों के ऊपर चर्चा करते हैं। आइए कुछ अन्य कारणों के ऊपर निगाह डालते हैं। सामाजिक सुधार आंदोलनों का सामाजिक धार्मिक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का अग्रगामी स्वरूप अग्रगामी स्वरूप। तो जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन थे उनका जो अग्रगामी स्वरूप था वो इसे आगे ले जाता है। ठीक है, हम देखते हैं इन्होंने समाज को तोड़ने वाले तोड़ने वाले तत्व जैसे कि जातीयता व रूढ़िवादिता को दूर किया। रूढ़िवादिता को दूर किया। और जब इन्होंने इन तत्वों को दूर किया तो हमें क्या मिला? हमें मिला सुधार। सुधार के फलस्वरूप क्या आई? एकता। और जब सुधार के फलस्वरूप एकता आई तो एकता ने जन्म किसको दिया? राष्ट्रवाद को। एकता ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो सुधार आंदोलन थे इन्होंने भी भारतीय राष्ट्रीयता का आधार बनाया। इनके अतिरिक्त हम चूंकि मध्यम वर्ग के उदय की बात कर चुके हैं तो हमें बाह्य आंदोलनों की भी बात करनी चाहिए। ठीक है, भारत के बाहर की घटनाएं, भारत के बाहर की घटनाएं, बाहर की घटनाएं।
भारत के बाहर की घटनाएं। यदि आप भारत के बाहर की घटनाओं की बात करें तो हम देखते हैं लैटिन अमेरिका में, लैटिन अमेरिका के राष्ट्रवादी आंदोलन, लैटिन अमेरिका के राष्ट्रवादी आंदोलन, लैटिन अमेरिका उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य का भाग है। जो मध्य अमेरिका आपको मिलता है, जहां पे पनामा, इक्वाडोर, होंडुरास, ये सब देश आपको देखने को मिलते हैं, जिनके ऊपर स्पेन का कब्जा हुआ करता था। स्पेनिश अमेरिका कह लीजिए, इसके अतिरिक्त लैटिन अमेरिका कह लीजिए। लैटिन एक केंद्रीय भाषा है यूरोप की, वैसे ही जैसे भारत की संस्कृत है। जिस प्रकार से संस्कृत कई सारी भारतीय भाषाओं की जननी है, बिल्कुल उसी प्रकार से लैटिन कई सारी यूरोपीय भाषाओं की जननी है, यूरोपीय भाषाओं की जननी है। तो लैटिन अमेरिका के राष्ट्रवादी आंदोलन, आयरलैंड, आयरलैंड का राष्ट्रवादी आंदोलन, आयरलैंड का राष्ट्रवादी आंदोलन, तो आयरलैंड का जो राष्ट्रवादी आंदोलन है, आप उसकी भी बात करिए। आयरलैंड में चल रहा राष्ट्रवादी आंदोलन वह इटली व जर्मनी का एकीकरण, इटली व जर्मनी का एकीकरण, ये भी भारतीय राष्ट्रीयता का आधार बनते हैं। अंग्रेजों की नीतियां, अंग्रेजों की नीतियां किस प्रकार से भारतीय राष्ट्रवाद का आधार बनी, जैसे कि आईसीएस परीक्षा की उम्र, आईसीएस परीक्षा की उम्र 21 से 19 वर्ष, और मैं आपको बता दूं कि यह अधिकतम उम्र थी। जो आज 21 वर्ष है ना, वो न्यूनतम है, ये अधिकतम थी। ये कब किया गया है? 1877 में। लिटन ने जानबूझकर सिविल सेवाओं की परीक्षा में भारतीयों की उम्र को घटा दिया। अब 19 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी छात्र इंपीरियल सिविल सर्विसेज या फिर इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं नहीं दे सकता था। 21 वर्ष की आयु में भी इस परीक्षा को दे पाना बड़ा मुश्किल होता था। यहां तो 19 वर्ष की आयु तक ही इस परीक्षा को पास करना होता था। केवल एक ही अटेम्प्ट मिलता था इन परीक्षाओं को पास करने के लिए। इसके अतिरिक्त यहां पर विक्टोरियन लिटरेचर्स पढ़ने होते थे, जो भारतीयों के लिए बहुत ही असहज और मुश्किल भरे होते थे। ऐसी स्थिति में इस परीक्षा को भारतीयों के द्वारा पास करना लगभग असंभव सा ही था, जब इसमें उम्र 21 वर्ष थी तब भी, और जब इसे 19 वर्ष कर दिया गया तब तो इसे लगभग भारतीयों के लिए असंभव बना दिया गया। इस प्रकार के प्रयास भारतीयों को शासन व्यवस्था से दूर रखने के लिए किए जा रहे थे, और यह बात हमें एकदम स्पष्ट थी, जो हमारे असंतोष का कारण थी। यदि ये हमारे असंतोष को जन्म दे रही है, तो अंतिम रूप में ये हमारे राष्ट्रवाद के विकास का आधार बना रही है। मैं इसे कहूंगा कि आप इस अधिकतम उम्र को 1877 नहीं बल्कि 1876 लिखिए। 76, ठीक है। 1877 में लिखिए ग्रैंड दिल्ली दरबार, ग्रैंड दिल्ली दरबार। ब्रिटेन में नए राजा आए, उनके सम्मान में भारत में एक बहुत ही शानदार दिल्ली दरबार आयोजित किया गया। ये 1877 में आयोजित किया गया। मैं आपको बता दूं कि 1877 का ये वही दौर है जब मध्य भारत का एक अधिकांश क्षेत्र फैमिन और ड्रॉट की चपेट में है, यानी कि उस पूरे क्षेत्र में सूखा पड़ा हुआ है, अकाल की स्थिति बनी हुई है। सूखे और अकाल की ऐसी स्थिति में अंग्रेज
पैसे को पानी की तरह बहा रहे हैं और यहां हर दिन हजारों की संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। डेक्कन फैमिन, दक्कन अकाल, ये वही क्षेत्र है, ये वही समय है जब यहां पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया जा रहा है, शानदार दिल्ली दरबार का आयोजन। इसके अतिरिक्त वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम, अधिनियम व आर्म्स अधिनियम, व आर्म्स अधिनियम। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम व आर्म्स अधिनियम ये 1878 के कानून हैं। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम के माध्यम से भारतीय भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्रों के ऊपर रोक लगा दी गई। टारगेट थी अभिनव जो आनंद बाजार पत्रिका है, एबीपी न्यूज आनंद बाजार पत्रिका से ही अपना नाम डिराइव करती है। तो जो आनंद बाजार पत्रिका हुआ करती थी उसी को विशेष रूप से निशाना बनाया गया था, क्योंकि उस समय अंग्रेज द्वितीय अफगान युद्ध लड़ रहे थे और द्वितीय अफगान युद्ध में अनावश्यक तौर पे भारतीय रिसोर्सेस का मिसयूज किया जा रहा था। इंडियन रिसोर्सेस का जो मिसयूज किया जा रहा था उस समय, उसकी वजह से भारतीयों में काफी असंतोष था। यह भारतीय भाषा में छपने वाले समाचार पत्र अंग्रेजी नीतियों को क्रिटिसाइज किया करते थे, उनकी आलोचना किया करते थे और इन बेचारे अंग्रेजों को समझ भी नहीं आता था कि ये भारतीय समाचार पत्र उनके बारे में क्या लिख रहे हैं। उन्होंने कहा, भाई साहब ऐसी भाषा में हमें भला बुरा कहिए कि हमें भी समझ में आए। आप लोग बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल में बोल के निकल जाते हैं और हमें कुछ समझ नहीं आता। तो हम एक काम करते हैं कि हम आपके सभी क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को बैन कर देते हैं। लेकिन अमृत बाजार पत्रिका, जो आनंद बाजार पत्रिका से विकसित होती है, अमृत बाजार पत्रिका जो है वो रातों रात खुद को बंगाली भाषा से अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित कर लेती है। ये छापा मारते हैं, बोलते हैं आपकी पत्रिका बंद करेंगे। बोले क्या बोल रहे हैं भाई साहब, क्यों बंद करेंगे? बोले आप तो इसको बंगाली में प्रकाशित करते हैं और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्षेत्रीय भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्रों पर प्रतिबंध आरोपित करता है। बोले किसने कहा भाई साहब? नहीं तो। बोले नहीं तो का क्या मतलब है? बोले नहीं नहीं, हम अंग्रेजी में छापते हैं। बोले पागल बना रहे हो क्या? हमने पढ़ा है तुम्हारा बंगाली वाला, आता था हमारे यहाँ। बोले नहीं नहीं, आपको भ्रम हुआ होगा, कहीं गलती से आ गया होगा। बोले हम लोग तो अंग्रेजी में ही छापते हैं। बोले चलो तुम्हारे यहाँ जांच पड़ताल होगी। बोले आ जाइए। वो गए तो उन्होंने सारे बंगाली भाषा के समाचार पत्रों को पीछे ले जाके जला दिया था और उनके पास एकदम नए नवेले अंग्रेजी भाषा में छपे हुए समाचार पत्र थे। तो अमृत बाजार पत्रिका, जिसे निश्चित तौर पर टारगेट किया गया था इस कानून के तहत बंद करने के लिए, वो उसे ही बंद नहीं कर पाए। लेकिन इस प्रकार के जो उनके प्रतिक्रियावादी नीतियां थी, मैं नीतियों को भी कहूंगा प्रतिक्रियावादी नीतियां, केवल नीतियां नहीं बल्कि प्रतिक्रियावादी नीतियां, अंग्रेजों की ये जो प्रतिक्रियावादी नीतियां थी, इन्होंने भारतीयों में असंतोष की भावना को जन्म दिया और यही असंतोष अंतिम रूप में हमारे राष्ट्रीयता के विकास का आधार बन गया। इसके अतिरिक्त कांग्रेस के पूर्व बनने वाले राजनीतिक संगठन, कांग्रेस के पूर्व जो राजनीतिक संगठन बने, उन्होंने भी राष्ट्रीयता के विचार का विस्तार किया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कई सारे कारणों के ऊपर चर्चा की
जिन्होंने भारत में राष्ट्रीयता के विचारों का विकास किया और यही अंतिम रूप में भारतीय राष्ट्रीयता का आधार बन गया। ठीक है, तो अब आइए बातचीत करते हैं कि कांग्रेस के पहले जो राजनीतिक संगठन बने उन्होंने कैसे भारतीय राष्ट्रीयता के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। हम एक एक करके उन सभी एसोसिएशंस या संगठनों के बारे में बातचीत करेंगे एक टाइमलाइन के जरिए, जिसे समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। जैसे कि ये एक टाइमलाइन है जिसे मैं एक हेडिंग के तौर पे बताता हूं, कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संगठन। ये बातें आपको स्पेक्ट्रम में एक कहानी के रूप में लिखी हुई मिलती हैं, लेकिन उसमें स्पष्टता की थोड़ी कमी आपको महसूस होगी, इसीलिए मैंने उसे एक टाइमलाइन में यहाँ पे ड्रॉ किया है ताकि आपके लिए इसे समझना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाए। तो राजनीतिक संगठनों के बनने की शुरुआत जो है वो जमींदारी सभा या जमींदारी एसोसिएशन के साथ होती है। अब जमींदारी सभा या जमींदारी एसोसिएशन जो है, जो कि 1838 में बनाया जाता है। आप इसके बारे में समझो कि जमींदार जो वर्ग था उसने अपने राजनीतिक हितों की सिद्धि के लिए, अंग्रेजों के सामने अपनी राजनीतिक मांगों को रखने के लिए एक संगठन बनाया, जमींदारी सभा। निश्चित रूप से यह आम जन के राजनीतिक हितों को संरक्षित करने के लिए नहीं बनाया गया था और ये उनकी मांगों को भी नहीं रखते थे। देखो, किसी काम का शुरू होना जरूरी होता है, वो किस रूप में शुरू हो रहा है ये जरूरी नहीं। ठीक है, आज जमींदार अपने राजनीतिक हितों को मांगेंगे अंग्रेजों से, तो कल को एक आम जन भी ऐसी ही मांग रख पाएगा। शुरुआत होनी चाहिए, वो कहीं से भी हो। तो जमींदारों ने यानी कि अमीर वर्ग ने इसकी शुरुआत की। मैं आपको बता दूं कि राधाकांत देव और द्वारकानाथ टैगोर ये दो ऐसे लोग हैं जो कि इसमें एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो द्वारकानाथ टैगोर जो कि देवेंद्रनाथ टैगोर के पिता हैं और राधाकांत देव ये दोनों ही जमींदार हैं और ये लोग मिलकर अपने राजनीतिक हितों की सिद्धि के लिए जमींदारी सभा को 1838 में बनाते हैं। 1839 में हम देखते हैं कि भारत से बाहर एक राजनीतिक संगठन बनता है जिसका नाम था ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है उसे इंग्लैंड में बनाया गया था। इंग्लैंड में इसे बनाने वाले जो व्यक्ति थे वो विलियम एडम थे। विलियम एडम कौन थे? विलियम एडम जो थे वो राजा राममोहन रॉय के बहुत ही क्लोज एसोसिएट थे, बहुत ही अच्छे साथी हुआ करते थे। अब इन्होंने एक बहुत ही लंबा समय बंगाल में बिताया था और राजा राममोहन रॉय के साथ इनका जो समय था वो काफी अच्छा बीता था। राजा राममोहन रॉय की मृत्यु 1833 में हो जाती है। उसके बाद भारतीय लोगों के हितों की पूर्ति के लिए ये लगातार प्रयासरत रहते हैं। इसी प्रयास के दौर में वो इंग्लैंड में ही ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का गठन करते हैं। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का जो गठन है वो ब्रिटिश लोगों के मन में भारतीय हितों के प्रति संवेदना को उत्पन्न करना था। वो अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए एक विशेष प्रकार की पत्रिका को भी प्रकाशित करना शुरू करते हैं जिसका नाम ब्रिटिश इंडियन एडवोकेट रखा जाता है। तो ब्रिटिश इंडियन एडवोकेट को 1841 के उपरांत प्रकाशित किया जाता है। अब यहां पर देखिए, आपने देखा कि एक तो है जमींदारी एसोसिएशन और एक है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। अब हमने अभी तक जो जमींदारी एसोसिएशन की बात की, जमींदारी एसोसिएशन का मूल उद्देश्य जमींदार वर्ग के राजनीतिक हितों की सिद्धि करना था। लेकिन आम जन का क्या? आम जन की बातों का क्या? आम जन की मांगों का क्या? तो आम जन की मांगों को रखने के लिए पहली बार भारत में जो एक राजनीतिक संगठन बनाया गया उसका निर्माण 1843 में किया गया। 1843 में ये जो संगठन बना इससे नाम दिया गया बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो यहां पर बनाई गई है, इसे बनाने में देवेंद्रनाथ टैगोर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो देवेंद्रनाथ टैगोर यहां पर जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है इसे बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो उनका जो योगदान है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी में वो आम जन के लिए है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में बनती है और मैं आपको बता दूं कि 1838 में बना ये जमींदारी सभा जो है ये 1841 के उपरांत लगभग न्यूट्रल हो गया है, यानी कि ये पैसिव हो गया है, ये अब बहुत विशेष रूप से कार्यरत नहीं है। तो 1838 के बाद बना ये संगठन 1841 में निष्क्रिय हो जाता है। लेकिन 1843 में बना ये संगठन अंतिम रूप में काफी कार्यरत है। अब यहां पर इस बारे में बातचीत की जाती है कि क्यों ना जमींदारी सभा और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी इन दोनों को जोड़ दिया जाए। इस बारे में बातचीत हुई कि क्यों ना इन संगठनों को जोड़ दिया जाए। तो जब इन संगठनों को जोड़ने की बात की गई, जब इन संगठनों को जोड़ने की बात की गई तो बात तो यही हुई कि जमींदारी सभा और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को जोड़कर एक ऐसा संगठन बनाते हैं जो
अमीर वर्ग और गरीब वर्ग, जमींदार वर्ग व किसान वर्ग सभी की राजनीतिक मांगों को अंग्रेजों के सामने प्रस्तुत करे जोरदार तरीके से और उनकी मांगों को एक उचित आधार प्रदान करे। तो इस बारे में यहां पर बातचीत शुरू होती है। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और जमींदारी सभा, इन दोनों को मिलाकर 1851 में एक नया संगठन बनता है जिसे नाम दिया गया ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। जिसे क्या नाम दिया गया? जिसे नाम दिया गया ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। तो आप ध्यान दें, आप यदि ध्यान देते हैं तो आप क्या पाते हैं कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन नाम का यह संगठन जो 1851 में बनाया गया है, यह जमींदारी सभा और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर बनाया गया है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी आम जन की राजनीतिक मांगों को रखता है, जबकि जमींदारी सभा जमींदार वर्ग की राजनीतिक मांगों पर जोर देता है। इन दोनों को मिलाकर जब बनाया गया संगठन ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन दोनों ही संगठनों की, दोनों ही वर्गों की मांग अंग्रेजों के सामने रखेगा। 1851 में बना ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन अभी तक का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है। यह अभी तक का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है और यह सभी प्रकार की मांगों को दोहराएगा। हमें पता है कि 1833 में एक चार्टर अधिनियम आया है जिसमें कहा गया है कि अगला चार्टर अधिनियम 20 सालों के बाद आएगा। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि अगला चार्टर अधिनियम 1853 में आने वाला है। 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बन गया है। इनका टारगेट यह है कि 1853 में आने वाले इस चार्टर अधिनियम में अपनी कुछ मांगों की पूर्ति करवा ली जाए, जैसे कि भारतीयों की सिविल सेवाओं में भागीदारी को सुनिश्चित कर लिया जाए, जैसे कि भारत में एक विधायिका के निर्माण की मांग को पुरजोर तरीके से रखा जाए, जिससे कि भारत में भारतीयों के लिए अधिनियम बनने लग जाए, एक विधायिका बन जाए। ऐसी मांगों को रखना अब अत्यंत आवश्यक हो गया था। लेकिन हम देखते हैं कि जमींदारी सभा और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर जो बना है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ये बंगाल में एक्टिव है, ये बंगाल में एक्टिव है। लेकिन केवल बंगाल प्रेसिडेंसी की ओर से अगर मांग अंग्रेजों के सामने रखी जाएगी तो निश्चित तौर पर अंग्रेज ऐसी किसी मांग को सीरियसली तो नहीं लेंगे। यह बात तो बहुत ही स्पष्ट हुई ना कि ऐसी किसी मांग को क्या सीरियसली लिया जाएगा? नहीं लिया जाएगा। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि ऐसे ही संगठन बॉम्बे व मद्रास प्रेसिडेंसीज में भी बनाए जाएं। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो 1851 में बनाया गया है, इसे और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए इसके एक साल बाद 1852 में ऐसे ही दो संगठन, एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी में और एक मद्रास प्रेसिडेंसी में बनाए जाते हैं। ये कुछ ऐसे ही है कि ये जो संगठन है ये बंगाल में बन गया है, लेकिन हमें यहां पर और यहां पर भी संगठन बनाने होंगे। तभी जब ये तीनों एक साथ अपनी मांगे रखे रहेंगे तब उन मांगों में बल होगा। तो 1851 के इस संगठन को और अधिक ताकतवर बनाने के लिए 1851 में बनता है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इसे और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए इसकी दो शाखाएं या दो एसोसिएशन जो इसके जैसे ही थे, दो अलग प्रेसिडेंसीज में बनाए जाते हैं। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की शाखा के तौर पर बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में बॉम्बे में बनाया जाता है और मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में मद्रास में बनाया जाता है। तो बंगाल में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, बॉम्बे में बॉम्बे एसोसिएशन और मद्रास में मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ये तीन जब यार मिलेंगे तो अंग्रेज शायद थोड़ा सा सख्ते में आएंगे। ये बात तो निश्चित रूप से तय ही है, ये बात तो निश्चित रूप से तय है। अब इस चीज को यदि हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हम क्या पाते हैं कि बॉम्बे एसोसिएशन को जगन्नाथ शंकर सेठ, जमशेदजी जीजी भॉय, नौरोजी फरदोन और दादा भाई नौरोजी जैसे राजनीतिक सक्रिय लोग मिलकर बनाते हैं। मद्रास नेटिव एसोसिएशन को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा गजुला लक्ष्मी नरसू शेट्टी का। ध्यान दीजिएगा, ये ज है, ये ज है, तो इस पर आप एकदम स्पष्ट रहिएगा, गजुला लक्ष्मी नरसू शेट्टी। इन टॉपिक से प्रीलिम्स में सीधे प्रश्न आते हैं जहां आपसे स्पष्टतया ये पूछे जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे एसोसिएशन के फाउंडर नहीं है। वो तीन नाम देंगे जो होंगे और एक नहीं होंगे, आपको उन्हें आइडेंटिफाई करना होगा। हो सकता है कि वो एक जो ऑप्शन दें उसमें दादा भाई नौरोजी, जमशेदजी जीजी भॉय, जगन्नाथ शंकर सेठ के साथ गजुला लक्ष्मी नरसू का नाम डाल दें, तो गजुला लक्ष्मी नरसू गलत हो जाएंगे और बाकी तीनों सही रहेंगे। इस प्रकार के प्रश्न इस टॉपिक से पूछा जाना बहुत ही सामान्य सी बात है। तो हमने देखा कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो 1851 में बना, यह अभी तक का सबसे शक्तिशाली राजनीतिक संगठन है जो बनाया गया है। इन्होंने 1853 में अंग्रेजों से अपनी मांगों को मनवाया भी, जैसे कि
जो सत्ता है उसमें भारतीयों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए सिविल सेवाओं को ओपन किया गया। बिल्कुल उसी प्रकार से हम ये भी पाते हैं कि 1853 के चार्टर अधिनियम में 6 सदस्यों को ब्रिट जो अंग्रेजों के या वाइस गवर्नर जनरल का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें जोड़ा गया, कार्यकारी सभा में जोड़ दिया गया 6 और सदस्यों को। तो 11 लोगों की एक विधायिका बना दी गई और ये विधायिका भारत में विधायन का काम करने लग गई, विधायन का काम करने लग गई। इस प्रकार से 1851 में एक बहुत बड़ा राजनीतिक संगठन तैयार हुआ। अब इसके बाद राजनीतिक संगठनों के बनने की दौर में 1856 में लंदन इंडिया सोसाइटी बनती है। इसे दादा भाई नौरोजी और WC बनर्जी मिलकर बनाते हैं। यद्यपि ये संगठन जो है वो लंदन में बना था और वहां से ही कार्यरत था, लेकिन ये बहुत अधिक समय तक सक्रिय ना रह सका और ये जल्दी ही असक्रियता को प्राप्त हुआ। दादा भाई नौरोजी ने आवश्यकता महसूस की कि एक सक्रिय संगठन का होना बड़ा जरूरी है जो ब्रिटेन के लोगों के मन में भारतीय मांगों को लेकर संवेदना जागृत करे। और इसी उद्देश्य से उन्होंने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नाम के संगठन को स्थापित किया। इसे स्थापित करने का श्रेय पूर्ण रूप से दादा भाई नौरोजी को ही जाता है। दादा भाई नौरोजी को हम इसका श्रेय देते हैं। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा अस्तित्व में आती है। MG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, जो कि महाराष्ट्र में बहुत ही बड़े सामाजिक विचारक हुआ करते थे, उन्होंने इसकी स्थापना की। 1875 में इंडिया लीग बनाई जाती है। इंडिया लीग को बनाने का श्रेय शिशिर कुमार घोष को दिया जाता है। 1876 में बनती है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता को बनाने में 2 महत्वपूर्ण नाम शामिल रहे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। सुरेंद्र नाथ बनर्जी व आनंद मोहन बोस जैसे ये दो लोग इसे बनाने का कार्य करते हैं। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता सुरेंद्र नाथ बनर्जी व आनंद मोहन बोस बनाते हैं। यह संगठन बहुत ही ज्यादा विशेष है। यह संगठन विशेष क्यों है, इसकी पहले उपयोगिता समझिए। उपयोगिता ऐसे समझिए, आने वाले समय में एक भारतीय स्तर पर संगठन बनेगा राजनीतिक क्षेत्र में, जिसका नाम होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि INC। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या INC का जब गठन किया जाएगा, तो INC के गठन के लिए गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में एक मीटिंग बुलाई जाएगी, जिसमें कई सारे लोग इकट्ठा होंगे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए गोकुलनाथ तेजपाल संस्कृत कॉलेज में ये जो मीटिंग बुलाई गई, ये किसने बुलाई? इस पूरी मीटिंग को स्पॉन्सर किसने किया? लोगों के बैठने की व्यवस्था किसने की? चाय नाश्ते की व्यवस्था किसने की? और वो फोटो खींचने के लिए कैमरा किसने बुलाया? ये सारी व्यवस्था करने का श्रेय हम इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता को देते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी व आनंद मोहन बोस ने ही INC की फाउंडिंग मीटिंग को कन्वीन किया था और इसी संगठन ने इस पूरी जिम्मेदारी को उठाया था। तो 1876 में बना यह संगठन इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता INC के फॉर्मेशन का आधार तैयार करता है, क्योंकि यही INC की पहली मीटिंग को कन्वीन करवाते हैं। तो ये इनका श्रेय है। इसके अतिरिक्त 2 और राजनीतिक संगठनों पर चर्चा होनी चाहिए, जैसे कि मद्रास महाजन सभा, जिसे 1884 में बनाया जाता है। इसे बनाने वाले लोगों में विशेष रूप से नाम लिया जाता है M वीर राघवाचारी का, B सुब्रमण्य अय्यर का और P आनंद चार्लू का। तो ये 3 लोग हैं जिनके नाम बहुत ही विशेष हैं। इनके नाम आपको याद रखने होंगे, जो मद्रास महाजन सभा की स्थापना करता है। बिल्कुल उसी प्रकार से 1885 में बनता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को बनाने में 3 लोग शामिल होते हैं जो महत्वपूर्ण हैं, और वो है बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और KT तेलंग। तो बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और KT तेलंग जैसे लोग जो हैं वो इसमें शामिल होते हैं, और इस प्रकार से तैयार होता है ये कई सारे राजनीतिक संगठन। आपने देखा कि 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का आधार तैयार होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि किस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस प्रकार से होगी, और इसके पहले बनने वाले संगठनों के ऊपर तो हमने विस्तार से बातचीत कर ही ली है। आइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में बातचीत करते हैं, जो कि होगा स्पेक्ट्रम का चैप्टर नंबर 11। तो चैप्टर नंबर 11 पर हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 के बारे में। अब हम चलेंगे चैप्टर नंबर 11 में। स्पेक्ट्रम के चैप्टर नंबर 11 में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उसके उदारवादी चरण के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। तो चलिए इस बारे में बातचीत करते हैं, और सबसे पहली चर्चा होगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में।
ये जो पिक्चर आपके सामने है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के चरण का ये एक चलचित्र है, ये एक फोटो है जिसे खींचा गया था उस समय। क्या 1885 में कैमरा आ गए थे? हाँ जी, बिल्कुल आ गए थे। कैमरास जो हैं वो 1810 और 15 के बाद चलन में आ गए थे, और 1885 तक तो बहुत अच्छी किस्म के कैमरास आ गए थे और अच्छी पिक्चर्स को उस समय तक क्लिक किया जाने लगा था। तो हम 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के दौर को देख रहे हैं, तो इस दौर में निश्चित तौर पर अच्छे किस्म के कैमरास अवेलेबल थे और उनसे इस पिक्चर को क्लिक किया गया है, जो कि उस पहली मीटिंग में शामिल होने वाले सभी डेलीगेट्स को मेंशन करता है। ठीक है, आफ्टर दैट हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करते हैं। तो कांग्रेस के गठन के पूर्व एक अखिल भारतीय संस्था के गठन की भूमिका तैयार हो चुकी थी। और वो भूमिका कैसे तैयार हो चुकी थी, मैंने आपको बता दिया। कई सारे राजनीतिक संगठन बनाए गए हैं जो कि अलग अलग क्षेत्र में राजनीतिक मांगों को रख रहे हैं। मतलब एक माहौल तो बन गया है कि भारत में एक अखिल भारतीय स्तर की संस्था को बनाया जाए। अब देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के छठे दशक से ही राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ता एक अखिल भारतीय संगठन का निर्माण करना चाहते हैं, क्योंकि छोटे छोटे संगठन तो बन ही रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, कुछ बॉम्बे में, कुछ बंगाल में, कुछ मद्रास में, लेकिन बात बन नहीं रही है। मजा तो तब आएगा ना जब एक ऑल इंडिया लेवल का राजनीतिक संगठन बनाया जाए जो सभी की बात करे, अमीरों की, गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, सभी की बात उठाने वाला एक राजनीतिक संगठन, हमारा राजनीतिक संगठन। लेकिन इसके बारे में असल प्रयास किसके द्वारा किया गया? इसके बारे में असल प्रयास किया जाता है एक सेवानिवृत्त अंग्रेज के द्वारा। नाम था ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम ये प्रस्ताव भारतीय नेताओं को देते हैं कि क्यों ना मैं आपके लिए बात करूं। लॉर्ड डफरिन से, जो कि उस समय का वायसरॉय हुआ करता था, और आप लोगों के लिए मैं बनवाऊं एक राजनीतिक संगठन, एक ऐसा राजनीतिक संगठन जो आपके लिए बात करे। हमने कहा इससे अच्छा क्या हो सकता है, हम बहुत ही खुश होंगे अगर हमारे लिए एक राजनीतिक संगठन आप बनवा दे तो। We will be more than happy. We will be more than happy. Of course we will be happy. 1883 में ही भारत के प्रमुख नेताओं ने आपस में संपर्क स्थापित करना शुरू किया। अखिल भारतीय कांग्रेस के आयोजन की भूमिका तैयार की गई। 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना हुई। इंडियन नेशनल यूनियन यानी कि INU की स्थापना हुई, और यही हमारा भारतीय संगठन होने भी वाला था। लेकिन इस नाम को बाद में दरकिनार किया गया और जो अखिल भारतीय संगठन बना, हमने उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया, भारतीय नेशनल यूनियन नहीं। यूनियन जो है वो पूना में 1885 में सभी प्रतिनिधियों के सम्मेलन का आयोजन करना चाहता है, और इस कार्य को पूरा करने का काम ह्यूम को सौंप दिया गया, जो कि एक अंग्रेज था। हमें भी लगा कि एक अंग्रेज हमारे लिए बात करेगा तो बात में जोर आएगा, दम आएगा, अंग्रेज भी हमारी बात को सीरियसली लेंगे। लेकिन पूना में हैजा फैल गया। हैजा फैल जाने की वजह से पूना में होने वाली ये मुलाकात कैंसिल हो गई। मैं आपको बता दूं कि ये मुलाकात 1885 की मार्च में होने वाली थी। 1885 की मार्च में ये जो मुलाकात होने वाली थी ये हो नहीं पाई, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हैजा के फैल जाने की वजह से। लेकिन क्या हम अपने इस काम को टाल देंगे? बिल्कुल नहीं। ए.ओ. ह्यूम के अतिरिक्त सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस इस काम में लग गए। तो पूना में तो आयोजन नहीं हो पाया, लेकिन दिसंबर में यह आयोजन बंबई में किया गया। तो आयोजन पहले कहां होने वाला था? पूना में होने वाला था। लेकिन पूना में क्या हुआ? हैजा फैल गया। तो पूना में जब हैजा फैल गया तो यह आयोजन वहां नहीं हो पाया। तो बाद में इसे दिसंबर में बंबई में किया गया। तो पूना में ये जो होने वाला था, ये होने वाला था मार्च में। यह आयोजन कब होने वाला था? मार्च में नहीं हो पाया। तो फिर कब हुआ? दिसंबर में। यह आयोजन कब होता है? दिसंबर में होता है। तो यह आयोजन होता है दिसंबर में। ठीक है, दिसंबर में यह आयोजन होता है, और इस आयोजन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना का आधार बन गया। कांग्रेस का यही प्रथम अधिवेशन भी रहा, दिसंबर में हुआ। दिसंबर में जब इसकी मुलाकात हुई तो यहां पर दो परंपराएं विकसित की गई। परंपरा नंबर 1 कि अब हर साल जो सेशन होगा वो दिसंबर में ही होगा। परंपरा नंबर 2, जिस राज्य में कांग्रेस का अधिवेशन होगा, जो अध्यक्ष होगा उस राज्य से नहीं होगा। मैं अपनी बात फिर से दोहराता हूं। 1885 में जब दिसंबर के महीने में बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की गई, तो वहां दो परंपराएं, जिन्हें हम अभिसमय कहते हैं, दो अभिसमय विकसित हुए। तो जो पहला अभिसमय है वो क्या है? परंपरा कह लीजिए, कन्वेंशन कह लीजिए, अभिसमय कह लीजिए, जो भी मन में आए कह लीजिए, अच्छी हिंदी में आप अभिसमय कहेंगे।
तो जो पहला अभिसमय विकसित हुआ वह क्या था कि अधिवेशन हर साल दिसंबर में लगाया जाएगा। और दूसरा अभिसमय विकसित हुआ वो क्या था कि जिस राज्य में अधिवेशन होगा उस राज्य से हम जो अध्यक्ष है उसे नहीं चुनेंगे। इन्हीं दो अधिवेशनों के साथ जो कांग्रेस की स्थापना है उसको कर दिया जाता है। हम देखते हैं कि इसके बाद लगभग हर वर्ष अलग अलग शहरों में ये अधिवेशन होने लग जाते हैं। ये अधिवेशन अलग अलग शहरों में होते हैं और उसकी अध्यक्षता की जिम्मेदारी अलग अलग लोगों को सौंप दी जाती है। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की जो जिम्मेदारी है वो व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी कि डब्ल्यू सी बनर्जी को दी गई थी। इसमें 72 रिप्रेजेंटेटिव्स ने भाग लिया था। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 72 लोग इसमें शामिल होते हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए थे और फिर यहां पर बन जाता है। इसमें जो प्रमुख लोग रहे जिन्होंने अलग अलग समय पर कांग्रेस की अध्यक्षता की, जिसमें दादा भाई नौरोजी शामिल है। दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष बनते हैं और यहां पर यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था, एकदम साधारण सा प्रश्न था, हु अमंग द फॉलोइंग वाज प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी थ्राइस। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे हैं? और जो सही ऑप्शन था वो था दादा भाई नौरोजी। बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चार्लू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त यानी कि आरसी दत्त, आनंद मोहन बोस और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे महत्वपूर्ण लोग शामिल हैं। महादेव गोविंद रानाडे, तिलक, सुशील कुमार घोष, मोतीलाल घोष, मदन मोहन मालवीय, सुब्रमण्य अय्यर, सी विजय राघवाचारी, डिंशा वाचा, ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर्स रहे। नॉट नेसेसरली ये प्रेसिडेंट बने हैं, ये कांग्रेस के बहुत ही महत्वपूर्ण मेंबर्स हैं जिनका नाम यहां पर दोहराया गया है। ये महत्वपूर्ण सदस्य रहे हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक रही कादम्बिनी गांगुली। 1890 में जब खबर आई कि ये पहली स्नातक बनी है तो उन्हें कांग्रेस ने अपने 1990 के अधिवेशन में आमंत्रित किया। उन्हें जो डेलीगेट्स थे उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया गया। इस प्रकार से कांग्रेस ने एक संदेश दिया कि सभी प्रकार के वर्गों को सम्मिलित करने वाली संस्था है और महिलाओं को इस संगठन में उचित हिस्सा दिया जाएगा। इस संबोधन का कांग्रेस के इतिहास में दूरगामी महत्व था क्योंकि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने की शुरुआत यहीं से हो गई। राष्ट्रीय कांग्रेस प्रांतीय सभाओं, संगठनों, समाचार पत्रों, साहित्यों के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचने लगी और धीमे धीमे काफी ज्यादा प्रचलन में आ गई। अब कई तरीके के विवाद कांग्रेस की स्थापना को लेकर आरोपित किए जाते हैं। पहला आरोप कि क्या कांग्रेस एक सेफ्टी वॉल्व थी? क्या समझते हैं आप सेफ्टी वॉल्व से? आप में से ऐसा कोई भी नहीं है जिसने सेफ्टी वॉल्व नहीं देखा है। सेफ्टी वॉल्व जो प्रेशर को रिलीज करता है, जो खतरे को टाल देता है, जो जान के जोखिम को घटा देता है, सेफ्टी वॉल्व। सेफ्टी वॉल्व अगर आपने कहीं नहीं देखा तो आपने अपने घर में रखे प्रेशर कुकर में जरूर देखा होगा। प्रेशर कुकर के ढक्कन में उसके हैंडल के जस्ट नीचे एक काले रंग का आपको रबर देखने को मिलता है या फिर एक ऐसा स्पॉट जो ऑक्टागोनल शेप का एक एल्यूमिनियम का हिस्सा होता है जहां पर शायद एक छोटा सा छेद भी होता है। यह है सेफ्टी वॉल्व। अगर घर में रखे कुकर में आप दाल या चावल या कोई भी और चीज पका रहे हैं और गलती से उसकी सीटी किसी वजह से फंस जाए तो कुकर के फटने का खतरा होगा। कुकर को इस खतरे से बचाने के लिए ही उसमें एक सेफ्टी वॉल्व दिया जाता है। अगर कुकर की सीटी फंसी और कुकर गैस को बाहर ना निकाल पाया तो वो फटेगा नहीं, बल्कि वो सेफ्टी वॉल्व फटकर निकल जाएगा और सारी गैस बाहर आ जाएगी, मतलब कुकर नहीं फटेगा। पहले कुकर के फटने की घटना बहुत ही सामान्य थी और इसमें कई बार महिलाएं या तो बुरी तरीके से घायल हो जाती थी या उनकी जान भी चली जाती थी। लेकिन जब से कुकर में, प्रेशर कुकर में सेफ्टी वॉल्व आया, उसके बाद से कुकर के फटने के क्रम बहुत ही कम हो गए। बहुत ही छिटपुट घटनाएं आती हैं जहां पर प्रेशर कुकर घर में फटता है, नहीं तो अब ऐसा नहीं होता और उसे बचाता कौन है? वो सेफ्टी वॉल्व। ऐसे ही जो गैस पाइपलाइंस होती हैं उनमें भी सेफ्टी वॉल्व लगाए जाते हैं। जब गैस पाइपलाइन में प्रेशर जो है वो बढ़ता है तो उस सेफ्टी वॉल्व को घुमा दिया जाता है और गैस रिलीज हो जाती है। तो क्या कांग्रेस एक सेफ्टी वॉल्व थी? किसके लिए? अंग्रेजों के लिए। क्यों? क्योंकि ये भारतीयों को उनका गुस्सा निकालने का मौका देती थी। क्या कांग्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां पर जो भारतीय नेता हैं वो जाकर बड़ी बड़ी बातें करके अपने गुस्से को निकाल लेते थे? इसका लाभ किसको मिल रहा था? इसका लाभ क्या अंग्रेजों को मिल रहा था? क्या भारतीय अपने गुस्से को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर निकालकर अंग्रेजों के खिलाफ जो कार्रवाई की जा सकती थी उसे करने से बच रहे थे?
क्या अंग्रेजों ने कांग्रेस को सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि कांग्रेस भारतीयों के प्रतिनिधित्व के रूप में उनके खिलाफ होने वाले किसी विद्रोह को टाल सके? क्या यही उद्देश्य था कांग्रेस के बनने का? क्या यही कारण है कि एओ ह्यूम ने यह कार्य किया? क्या यही कारण है कि डफरिन को इससे कोई समस्या नहीं हुई और उसने इस संगठन को बनने दिया? क्या यही कारण है कि लॉर्ड रीए जो कि उस समय गवर्नर हुआ करते थे बॉम्बे के, उन्होंने आपत्ति नहीं जताई? क्या सच में कांग्रेस एक सेफ्टी वॉल थी? सवाल गंभीर है, आरोप भी गंभीर है। क्या वो कांग्रेस जिसने देश को आजाद कराया, वो वास्तव में देश को आजाद करवाने के लिए बनाई ही नहीं गई थी? उस कांग्रेस को अंग्रेजों ने अपने हित को साधने के लिए बनाया था। लेकिन यह आरोप है किसका? यह आरोप है हमारे प्यारे लाला लाजपत राय का। लाला लाजपत राय ये आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस महज एक सेफ्टी वॉल्व है। कांग्रेस को अंग्रेजों ने अपने हित की सिद्धि के लिए बनाया। ऐसा आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाया गया 1916 में लाला लाजपत राय के द्वारा। और कई सारे मार्क्सवादी इतिहासकार जैसे कि आरपी दत्त लाला जी के इस पक्ष का समर्थन भी करते हैं। वो कहते हैं कि डफरिन और एओ ह्यूम का यह षड्यंत्र था कि आईएनसी को बनाया गया। आईएनसी एक षड्यंत्र का नतीजा था। आईएनसी एक षड्यंत्र का नतीजा था और यह महज एक सुरक्षा कपाट यानी कि सेफ्टी वॉल था। लेकिन यह बात निकल के कहां से आई? यह बात निकल कर आती है किताब से जो 1913 में प्रकाशित हुई। वो किताब लिखने वाले व्यक्ति लॉर्ड वेडनबर्न थे। विलियम वेडनबर्न। विलियम वेडनबर्न कौन है? विलियम वेडनबर्न वही इंसान है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। विलियम वेडनबर्न जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं संभवतः 1910 में। अगर मैं गलती कर रहा हूं तो आप क्रॉस चेक करिएगा। संभवतः 1910 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उन्होंने 1913 में एओ ह्यूम के ऊपर एक बायोग्राफी लिखी, उनकी एक जीवनी लिखी। और जब उन्होंने एओ ह्यूम की जीवनी को प्रकाशित किया तो उन्होंने अपनी किताब में यह आरोप लगाया कि एओ ह्यूम कोई भला आदमी नहीं था और उसने जो आईएनसी को बनाया उसका उद्देश्य भारतीयों के हितों की पूर्ति करना नहीं बल्कि औपनिवेशिक हितों की पूर्ति करने के लिए वह भारत में किसी भी प्रकार के संघर्ष की स्थिति को रोकने के लिए इस प्रकार के कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इस किताब के पब्लिश होने के बाद बड़ा बवाल मचा। कहा जाता है कि विलियम वेडनबर्न ने अपनी किताब में यह कहा कि एओ ह्यूम को सरकारी कर्मचारी होते हुए कुछ दस्तावेज मिले थे। ये दस्तावेज 7 वॉल्यूम्स में थे। इन दस्तावेजों में 30,000 डॉक्यूमेंट्स थे। 7 वॉल्यूम या 2 वॉल्यूम्स, इसमें 30,000 दस्तावेज थे। न्यूज़पेपर की कटिंग्स, कुछ लेटर्स, कुछ फोटोग्राफ्स। ये दस्तावेज उन्हें 1878 में मिलते हैं जब वो शिमला में कार्यरत थे। जब वो शिमला में कार्यरत थे तो उन्होंने ये पाया कि जो दस्तावेज हैं वो भारत में 1857 के स्तर के विद्रोह की तैयारी का आधार बनाते हैं। 1857 के स्तर के विद्रोह की तैयारी, ये तो बहुत ही संकट की बात होती यदि ऐसा हो जाता। लेकिन एओ ह्यूम को इस बात की जानकारी पहले ही लग जाती है और फिर वो बात करता है सीधे लॉर्ड डफरिन से। डफरिन जो उस समय वायसरॉय हुआ करते थे और उन्हें वो कहता है कि आवश्यकता है कि हम भारत में एक ऐसा राजनीतिक संगठन बनाएं जो अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व करे और उनकी बात को रखे। इस प्रकार से वो आपस में बातचीत कर पाएंगे और हम किसी भी प्रकार के संघर्ष की स्थिति से बच जाएंगे। कांग्रेस का गठन जनता की दबी हुई भावनाओं को उजागर करेगा और इससे भारत में विद्रोह नहीं होंगे। ह्यूम डफरिन से इसीलिए बात करता है। इस आधार पर तो कांग्रेस एक सेफ्टी वॉल साबित हो जाती है। कांग्रेस की स्थापना ऐसा नहीं है कि भारतीयों के लिए की गई बल्कि अंग्रेजों ने अपने लिए की। लेकिन कई सारे भारतीय ऐसे हैं इतिहासकार जो इस पक्ष को समर्थन नहीं देते, जिसमें
विशेष रूप से गोपाल कृष्ण गोखले का नाम आता है। गोपाल कृष्ण गोखले इस चीज का विरोध करते हैं और गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं कि कांग्रेस की जो स्थापना की गई उसमें एओ ह्यूम ने कांग्रेस को सेफ्टी वॉल्व की तरह इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि भारतीय राष्ट्रीय नेताओं ने ह्यूम का इस्तेमाल लाइटनिंग कंडक्टर की तरह किया। अब लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है भाई? लाइटनिंग कंडक्टर, अगर ये एक घर है तो उस पर लगा हुआ एक रॉड होता है। लाइटनिंग कंडक्टर, इसके ऊपर लगा हुआ एक रॉड होता है जो सीधा जमीन में आता है। तो अगर कभी आसमान से बिजली गिरती है तो वो घर पर गिरेगी और नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन अगर घर में एक लाइटनिंग कंडक्टर लगा हो तो वो उस बिजली को घर पर गिरने से बचाएगा और उस बिजली को सीधा जमीन में ट्रांसफर कर देगा। इस प्रकार से ये घर उस बिजली से बच जाएगा। एओ ह्यूम को आईएनसी के लोगों ने इस्तेमाल किया एक लाइटनिंग कंडक्टर के तौर पर अंग्रेजों से बातचीत करने के लिए, डफरिन को मनाने के लिए, लॉर्ड रीए को मनाने के लिए, जो बॉम्बे का गवर्नर था। और इस संगठन का निर्माण भारतीयों ने अपने हितों के लिए किया। यह भारतीयों में राजनीतिक चेतना का परिणाम थी। मैं आपको बता दूं कि लॉर्ड डफरिन की किताब का खंडन बिपिन चंद्रा अपनी किताब में भी करते हैं। और बिपिन चंद्रा अपनी किताब में जब उनकी इन बातों का खंडन करते हैं तो वो कई प्रकार के तर्क भी देते हैं। भारत में किसी न किसी को तो इस प्रकार के संगठन का निर्माण करना ही था, तो ह्यूम ही था। संगठन का निर्माण हो गया, यह किसी प्रकार का षड्यंत्र नहीं था। संयोगवश ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई कि कांग्रेस बन गई। बिपिन चंद्रा भी ह्यूम की कांग्रेस की स्थापना को तड़ित चालक या उत्प्रेरक के तौर पे देखते हैं। तड़ित चालक, वही लाइटनिंग कंडक्टर को ही तड़ित चालक कहा जाता है। तो आप लाइटनिंग कंडक्टर कहिए, तड़ित चालक कहिए, उत्प्रेरक कहिए, जो दिल में आए कहिए, उसकी तरह इसका इस्तेमाल होता है। राष्ट्रवादी एक मंच पर इकट्ठा हुए तो ये सेफ्टी वॉल्व नहीं था, बल्कि एक तड़ित चालक था। ये एक तड़ित चालक था। कांग्रेस का लक्ष्य और उद्देश्य क्या था? कांग्रेस ने स्वतंत्रता आंदोलन में छोटे स्तर पर ही, मंद गति से ही सही, लेकिन संगठित मांगों का दौर आरंभ किया। कांग्रेस का आरंभ धीरे धीरे हुआ और वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अगुवा बन गई। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर यहां पर हम देखते हैं कि कांग्रेस के ऊपर कई तरीके के आरोप लगाए जाते हैं। जैसे ये 3 डे शो था, मतलब ये 3 दिन काम करते थे, बस साल में इनका 3 दिनों का अधिवेशन होता था, इसीलिए इनकी गतिविधियों को 3 डे शो कहा जाता था। कई बार यह भी कहा जाता था कि जो कांग्रेस है वो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करती है। मतलब इसमें कार्य करने वाले लोग किसी न किसी प्रोफेशनल कमिटमेंट में बंधे हुए हैं। कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई टीचर है, और वो पार्ट टाइम में पॉलिटिक्स करते हैं। ऐसे कई तरीके के आरोप लगते हैं कांग्रेस के ऊपर। आरंभिक चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य बहुत ही सामान्य थे, जैसे कि राष्ट्रवादी आंदोलन को लोकतांत्रिक बनाना, राजनीतिक लक्ष्यों से लोगों को परिचित करवाना और आंदोलन के लिए एक मुख्यालय की स्थापना करना, अलग अलग भागों में राजनीतिक नेताओं को इकट्ठा करना, उनके बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना, उपनिवेशवादी विरोधी विचारधारा को प्रोत्साहन देना, आर्थिक व राजनीतिक कार्यक्रम चलाना, जाति धर्म प्रांतीयता की भावना से ऊपर उठकर लोगों में एकता को जागृत करना और राष्ट्रवादी भावना को प्रोत्साहन देकर उसका प्रसार करना। ऐसे बहुत ही सामान्य लक्ष्यों के साथ जो कांग्रेस है वो अपना कार्य आरंभ करती है। कांग्रेस में शुरुआत में एक दल उभरता है। अब यहां पर कांग्रेस में 3 प्रकार का आपको एक दौर देखने को मिलेगा। तो जो पहला दौर है हम उसे कहते हैं कांग्रेस का प्रथम चरण, नरम दलीय कांग्रेस, मॉडरेट्स। जो मॉडरेट्स है यानी कि नरम दलीय है, मॉडरेट्स या नरम दलीय, इनका दौर 1885 से 1905 के बीच में रहा। नरम दलीय कौन थे? नरम दलीय वो लोग थे जिनके विचार बहुत ही सामान्य और शांत थे, जो उदारवादी विचारों में विश्वास रखते थे और किसी भी प्रकार के संघर्ष की स्थिति से बचते रहते थे। कांग्रेस के इस चरण में हम इसे उदारवादी चरण भी बोलते हैं, लिबरल फेज भी बोलते हैं, क्योंकि इस चरण में हम देखते हैं कि उदारवादी नेता ही कांग्रेस की गतिविधियों को संचालित करते हैं। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिन शाह वाचा, WC बैनर्जी, SN बनर्जी, रासबिहारी घोष, RC दत्त,
बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, पी.आर. नायडू, आनंद चार्लू, पंडित मदन मोहन मालवीय, ये कई सारे नेता थे जिन्हें हम उदारवादी नेता के तौर पर जानते हैं, जिन्हें हम नरम दलीय नेता के तौर पर जानते हैं। ये नेता भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इस चरण में बहुत ही अहिंसक विरोध प्रदर्शन में विश्वास करते थे। यही विशेषता है कि ये नौ राष्ट्रवादियों, जिन्हें उग्रवादी कहा जाता है, उनसे पृथक करती है। इसके बाद उग्रवादी आए, जो कि अक्रिय आंदोलन की भूमिका को तैयार करते हैं, पैसिव रेजिस्टेंस। उदारवादी उपागम कहता क्या है? उदारवादी कानून के दायरे में रह के अहिंसक और संवैधानिक प्रदर्शन के पक्षधर थे। संवैधानिक विरोध यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, जब हम कहते हैं संवैधानिक प्रदर्शन या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स का मतलब होता क्या है, ये भी तो समझिए। कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स का मतलब क्या होता है कि अंग्रेजों ने कुछ विधायी प्रक्रियाएं बनाई हैं, आप उन्हीं विधायी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करके ही उनसे सुधार की मांग करेंगे, और आप जो विधायी प्रक्रियाएं हैं उनसे बाहर जाकर किसी भी प्रकार का आंदोलन करके, प्रोटेस्ट करके, उनसे जो राजनीतिक या फिर विधायी विकास है उसकी मांग नहीं करेंगे। उदारवादियों की नीति वैसे तो धीमी थी, लेकिन अगर आप देखें तो उस समय जब राष्ट्रवादी आंदोलन अपने आरंभिक चरण में था, बहुत अधिक उग्र हो पाना संभव ही नहीं था। उदारवादियों का मत यह था कि अंग्रेज भारतीयों को शिक्षित बनाना चाहते हैं, और वो हमारी समस्याओं से बेखबर नहीं है। वो जानते हैं कि हम प्रॉब्लम में हैं। यदि हम प्रार्थना पत्र, याचिका और सभाओं के माध्यम से सरकार से अनुरोध करें तो धीमे धीमे वो हमारी मांगे स्वीकार कर लेंगे। और उदारवादी इसके लिए इसी प्रकार के हथकंडों का इस्तेमाल भी करते हैं। इस बात को लेकर उनकी बड़ी आलोचना भी होती है। हम देखते हैं कि वो चाहते थे कि भारत में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो, लोग राजनीतिक रूप से शिक्षित हो जाएं और उनमें एकता आ जाए। इसके अतिरिक्त वो ब्रिटिश जनमत व ब्रिटिश सरकार को भारतीय पक्ष में करना चाहते थे, ताकि सुधारों की प्रक्रिया को शुरू किया जा सके। प्रार्थना और याचिका रिक्वेस्ट मोड में थे ये। हुजूर, मालिक प्लीज मान जाइए ना। इस तरीके की बातें करके वो अंग्रेजों से अपनी बात मनवाने का प्रयास करते थे। दूसरे उद्देश्यों के लिए वो 1889 में लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की भी स्थापना करते हैं। इसका उद्देश्य ब्रिटेन में रहने वाले लोगों के मन में भारतीय विचारों को लेकर संवेदनशीलता को उत्पन्न करना था। वो संवेदनशीलता उनके मन में उत्पन्न करना चाहते थे। ठीक है, वो संवेदनशीलता वहां पर उत्पन्न करना चाहते थे, और उसका उद्देश्य मैं अभी आपको बता ही दे रहा हूं। ठीक है, सो आप समझिए। यहां पर दादा भाई नौरोजी अपने जीवन में काफी लंबे समय तक इंग्लैंड में रहते हैं और भारतीय पक्ष में जनमत को तैयार करने का वहां पर प्रयास करते हैं। अब इसी चरण में आप देखिए, क्या होता है कि 1890 में नौरोजी 2 वर्ष पश्चात 1892 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लंदन में आयोजित करने का प्रस्ताव रखते हैं। हालांकि 1891 में वहां पर आम चुनाव था, तो फिर उन्हें इस प्रकार की अनुमति दी नहीं जाती। बाद में प्लान पोस्टपोन होता है तो हो ही जाता है। हमें पता है कि लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त आप समझिए, उदारवादी को ये समझते थे कि ब्रिटेन से भारत का संपर्क होना भारतीयों के हित में है। यदि भारत के लोग ब्रिटेन के लोगों के मन में संवेदनशीलता को जागृत कर पाएंगे तो वो वहां पर ऐसी सरकार को चुनेंगे जो भारतीयों के हितों की पूर्ति करेगा। वो सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे कि वो भारतीयों का शोषण ना करे, और ऐसी स्थिति में हमें लाभ होगा। इसी प्रयास के तौर पर वो वहां पर अपनी राजनीतिक जो जागृति का प्रयास है वो करते हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आर्थिक नीतियों की आलोचना करते हैं। अगर आप उनके योगदान की बात करें तो अनेक जो उदारवादी नेता थे, दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, डिंसा वाचा और कुछ अन्य लोग, ये शोषणमूलक आर्थिक नीतियों का अनावरण करते हैं, एक्सपोज करते हैं अंग्रेजों को कि वे किस प्रकार से हमारे पैसे को लेकर ब्रिटेन जाते हैं और वहां से हमें उसके बदले में कुछ नहीं मिलता। इसे धन निष्कासन का सिद्धांत कहा जाता है, ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा जाता है। ठीक है, धन निष्कासन का सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में हम आर्थिक नीतियों में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। अब सिर्फ इतना जान लीजिए कि वो अंग्रेज भारत से पैसा लूट कर ब्रिटेन ले जा रहे हैं और उसके उलट हमें कुछ नहीं मिलता। इसे ही धन का निष्कासन कहा जाता है।
वो कहते हैं कि सोची समझी राजनीति के तहत भारत से कच्चे माल और संसाधनों का शोषण किया जाता है, दोहन किया जाता है, और भारत में ब्रिटेन से बनने वाले जो रेडीमेड प्रोडक्ट हैं, यानी कि निर्मित माल है, उसे भारत में ला दिया जाता है और भारत में लाकर उसे खपाया जाता है, जिससे अंग्रेज अधिक से अधिक लाभ अर्जित करते हैं। इस प्रकार से उनकी नीतियों को उजागर करने का प्रयास ये करते हैं। उदारवादी जो हैं वो अपने प्रयासों से एक ऐसा सशक्त भारतीय जनमत तैयार करना चाहते थे जो अंग्रेजों का विरोध कर सके। वो बताते हैं कि भारत में गरीबी और आर्थिक पिछड़ापन उपनिवेशी शासन के कारण है। अंग्रेजों ने भारत में गरीबी को पैदा किया है। इसीलिए दादा भाई नौरोजी जो अपनी किताब लिखते हैं पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में जो गरीबी है उसका कारण अंग्रेज है। ये भी बताते हैं कि पदस्थ अंग्रेज अधिकारी और कर्मचारियों का जो वेतन है वो भारतीय धन से दिया जाता है। कुछ अंग्रेज अधिकारी तो ब्रिटेन में ही भारत से संबंधित कार्यों में कार्यरत रहे, वो तो कभी भारत आए ही नहीं, वो कभी भारत नहीं आए, उन्हें सैलरी इंडिया से जाती है। क्या बात है, मजे ही मजे। हमने इसे रोकने के प्रयास किए। इस प्रकार धन का प्रवाह अंग्रेजों की ओर हो रहा है, इंग्लैंड की ओर हो रहा है। इनके विचारों से प्रभावित होकर सभी उदारवादी एक स्वर में भारत की गरीबी को दूर करने के लिए उपाय सुझाते हैं। पहला, भारत में जो आधुनिक उद्योग धंधे हैं उनका तेजी से विकास किया जाए, और दूसरा, भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग किया जाए और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। इस प्रकार के प्रयास जो हैं ये उदारवादी करते हैं। उन्होंने भू राजस्व में कमी की मांग की, नमक कर का उन्मूलन करने को कहा, बागान श्रमिकों की दशा में सुधार के प्रयास किए, व्यवस्थापिका में संवैधानिक सुधार की मांग की। 1861 में पहली बार भारत परिषद अधिनियम द्वारा कुछ कदम उठाए जरूर गए थे, विधायी तौर पर भारत में विकास के प्रयास के तौर पर। गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल में सदस्यों की संख्या को 6 से 12 किया गया। हम देखते हैं उनके इन्हीं प्रयासों के चलते। व्यवस्थापिका में संवैधानिक सुधार की वो मांग करते हैं। 1920 तक हम देखें भारत में व्यवस्थापिका में कोई वास्तविक प्रशासनिक अधिकार प्राप्त नहीं थे, लेकिन 1861 में भारत परिषद अधिनियम के द्वारा कुछ कदम उठाए गए। वो बातें सेम टू सेम है। हम देखते हैं कि 1862 से 92 के बीच में, यानी कि ये 30 साल का एक पूरा समय है, केवल 45 भारतीय ही परिषद के सदस्य बन पाए हैं। इनमें ज्यादातर लोग ऐसे थे जो अंग्रेजों के लॉयल थे, वो उन्हें ही इन विधायिकाओं में अपनी जगह देते हैं। नाम मात्र के भौतिक व्यक्तियों को, प्रख्यात लोगों को सदस्यता मिली। सईद अहमद खान, क्रिस्टोफर पॉल, वीएन मंडलिक, केएल नुलकर और रासबिहारी घोष जैसे लोग शामिल रहे। 1861 के एक्ट में ब्रिटिश भारत में केंद्रीय स्तर पर एक छोटी सी विधानसभा को जन्म तो दिया गया, लेकिन वो मूल रूप से भारतीयों का प्रतिनिधित्व तो कर नहीं पा रही थी। इसके अतिरिक्त आप देखें तो 1885 से 92 के बीच में राष्ट्रवादियों के संवैधानिक सुधारों की मांगों का यही दो आधार रहा। परिषदों का विस्तार हो और भारतीयों की भागीदारी उसमें बढ़े। दूसरा, परिषदों में सुधार हो, जैसे कि परिषद में अधिक अधिकार आर्थिक विषयों पर भारतीयों को दिए जाए। प्रारंभिक राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक स्वशासन के लिए एक लंबी योजना बनाते हैं। यद्यपि इनकी कार्य करने की प्रक्रिया थोड़ी डिफरेंट थी, अलग थी, इसलिए इन्हें अधिक लाभ तो नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी इनके जो प्रयास थे वो बहुत ही ज्यादा सराहनीय थे। इनके प्रयास तो निश्चित तौर पर सराहनीय रहे हैं। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त आप समझिए, अधूरे संवैधानिक सुधारों से कांग्रेस संतुष्ट नहीं थी जो अंग्रेजों ने 1892 में किए थे, इसीलिए वो बार बार इसकी आलोचना करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें बजट पे नियंत्रण संबंधी अधिकार भी दिए जाएं, और फिर वो अमेरिकी क्रांति के नारे को दोहराते हैं। और वो क्या था? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं। ये जो नारा है वो अमेरिकी क्रांति का है। अमेरिकी क्रांति के इसी नारे को भारतीय उदारवादी दोहराते हैं कि आप यदि हमें प्रतिनिधित्व नहीं देंगे तो हम आपको कर नहीं देंगे। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक जैसे लोग स्वराज की मांग इसी के बाद प्रारंभ कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमें स्वशासन चाहिए, यानी कि हमें चाहिए डोमिनियन स्टेटस। वी वांट डोमिनियन स्टेटस, वी वांट डोमिनियन स्टेटस, यानी कि स्वराज। वो स्वराज की मांग करते हैं। स्वराज की मांग यहीं से शुरू हो जाती है। फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लोग जो हैं वो अंग्रेजों की मंशा की आलोचना करते हैं और वो कहते हैं कि भारतीयों को स्वशासन देने की दिशा में ये ईमानदारी से कार्य नहीं कर रहे। ब्रिटिश सरकार वास्तविक रूप में इन परिषदों के माध्यम से केवल भारतीयों को एक खिलौने की तरह इस्तेमाल करती थी। वो वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहते थे, ये बात तो सच भी है, लेकिन फिर भी प्रयास तो चल ही रहे थे। राष्ट्रवादियों ने इन परिषदों में उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई, लेकिन हमें इसका बहुत अधिक लाभ तो निश्चित तौर पर नहीं मिला। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि जो राष्ट्रवादी हैं वो साम्राज्यवादी सरकार की वास्तविक मंशा हमारे सामने लेकर आते हैं, आर्थिक चेतना जगाते हैं, साम्राज्यवाद का विरोध करते हैं। राष्ट्रवादियों की असफलता जो है
वो भले ही रही हो, लेकिन उन्होंने प्रयास तो किए। हालांकि वो जनाधार तो नहीं बढ़ा पाए, लेकिन फिर भी उनके जो प्रयास थे वो काफी बेहतर रहे, उनके प्रयास काफी बेहतर रहे। अब आइए देखते हैं कि सामान्य प्रशासकीय सुधारों हेतु उदारवादियों के प्रयास, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, वो क्या चाहते थे? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में वो चाहते थे कि सरकारी सेवाओं में भारतीयों को ज्यादा जगह मिले, अंग्रेज अधिकारी और कर्मचारी जो वेतन भत्ता लेते हैं वो ब्रिटेन के खजाने से दिया जाए, भारत वाले उसको ना भरें, धन का निकास होता है। नैतिक आधार पर यह गलत था कि भारतीयों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और उन्हें प्रशासनिक पदों से दूर रखा जा रहा है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए, कार्यपालिका न्यायपालिका में हस्तक्षेप ना करे, न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए, ये बड़ी पुरानी मांग है। ठीक है, पक्षपातपूर्ण और भ्रष्ट नौकरशाही को दूर किया जाए। ब्रिटिश सरकार आक्रामक विदेशी नीति ना अपनाए, क्योंकि इससे भारतीय जो रिसोर्स हैं उनका दोहन होता है। कल्याणकारी मदों में प्रयास किया जाए, मतलब वो भारतीयों के कल्याण के लिए पैसे खर्च करें। भारत के बाहर ब्रिटिश उपनिवेशों में जो भारतीय मजदूर कार्यरत हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीका, उनका उचित रूप से ध्यान रखा जाए, उनका शोषण ना किया जाए और प्रजातीय या अत्याचार ना किए जाए। नागरिक अधिकारों के लिए वो कहते हैं स्वतंत्रता और अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, ये सभी स्वतंत्रता हमें ग्रांट की जाए, दी जाए। उदारवादी नरमपंथियों जो हैं वो इस अधिकार के लिए काफी लंबी लड़ाई लड़ते हैं। नागरिक अधिकार सुरक्षा का मुद्दा स्वतंत्रता आंदोलन का एक अभिन्न अंग बन गया। उदारवादी भारतीयों में राजनीतिक चेतना को जागृत करने का प्रयास करते हैं। जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी हैं वो, उनके अगर हम कार्यों का मूल्यांकन करना चाहें तो हम देखते हैं कि जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि चरमपंथी सही तरीके से योगदान नहीं देते हैं, और बाद में जब चरमपंथी आते हैं यानी कि उग्रवादी आते हैं तो वो सही तरीके से भारतीय राष्ट्रीय चेतना का विकास करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बहुत अधिक सशक्त स्थिति में नहीं थी। ऐसी स्थिति में यदि वो इस प्रकार से चरमपंथी बन जाते तो शायद अंग्रेज कांग्रेस को रहने ही नहीं देते, ताला लगा देते। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक्सट्रीमिस्ट कुड बी एक्सट्रीमिस्ट बिकॉज मॉडरेट्स वर मॉडरेट्स। चरमपंथी चरमपंथी बन सके क्योंकि नरमपंथी नरमपंथी थे। अगर नरमपंथी ही चरमपंथी बन जाते तो कांग्रेस खत्म हो जाती और चरमपंथियों को कोई कांग्रेस मिलती ही नहीं। इसीलिए उनकी आलोचना करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो आलोचना जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए स्पष्ट, वो आलोचना स्पष्ट होनी चाहिए। ब्रिटिश सरकार का रुख क्या रहा कांग्रेस को लेकर? प्रारंभिक वर्षों में तो सरकार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सहयोगात्मक बनाना चाहती थी, मतलब ठीक है इनके साथ कोऑपरेट कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। लेकिन बाद में उन्हें ऐसा लगा कि अरे यार ये तो गड़बड़ कर रहे हैं, ये लोग तो मतलब चीजें बिगाड़ रहे हैं। तब उन्होंने यहां पर अपना जो रवैया है उसे थोड़ा सा तल्ख बनाया। हम देखते हैं कि 1887 में कांग्रेस और सरकार के रिश्ते खराब होने लगे। नरमपंथियों का भ्रम जल्दी ही टूट गया कि अंग्रेज उनके हित में कुछ भी कंसेशन देंगे। कांग्रेस ने सरकार की आलोचना और तीव्र कर दी। कांग्रेस विरोधी रुख सरकार ने भी अपना लिया। वो राष्ट्रवादियों को राजद्रोही ब्राह्मण, विदेशद्रोही विप्लवकारी, इस तरीके की बातें करने लगे। वायलेंट विलेंस, देशद्रोही, विप्लवकारी या फिर राजद्रोही ब्राह्मण। लॉर्ड डफरिन कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कह के पुकारता है, राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहता है। वो फूट डालो और राज करो की नीति अपना लेते हैं। सर सैयद अहमद खान, बनारस के नरेश राजा शिव प्रसाद सिंह, इन सभी लोगों को उकसाकर यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कांग्रेस का विरोध करना। तो वो वोट डालो राज करो की नीति में फिर आगे लग जाते हैं। और हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने कई प्रकार के प्रयास किए कि वो कांग्रेस के इस राष्ट्रवाद का दमन कर सके, लेकिन कांग्रेस ने जिस राष्ट्रवादी विचारधारा की शुरुआत की थी, भले ही नरमपंथ के साथ की हो, अंग्रेजों के द्वारा उसे दबा पाना संभव नहीं था। तो उदारवादियों का जो योगदान था वो बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। उदारवादियों के बाद चरमपंथी आते हैं जो अपने विचारों में अधिक तीव्र थे, उग्र थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज के सेशन में हमने कांग्रेस की स्थापना, राष्ट्रवाद का उदय, कांग्रेस के पहले के संगठन और नरमपंथियों के बारे में बात की। इसके बाद के सेशन में हम चरमपंथियों के बारे में बात करेंगे, उग्रवादी चरण की बात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक को आपने बहुत अच्छे से इत्मीनान से समझा है और
आधुनिक इतिहास में आपकी जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो इनहेंस हो रही है, बढ़ रही है। आप ज़रूर से मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये सेशन कैसा लगा और आप हिस्ट्री को एंजॉय कर रहे हैं या नहीं। हिस्ट्री अगर आपको पहले नहीं समझ में आती थी तो क्या अब वो आपको समझ में आने लगी है और आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मेंशन करिएगा। मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को अलविदा और बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।